नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एकेडमी का एकमात्र ध्येय है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो। तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा धाम श्रृंखला का 60वां चैप्टर, जिसका नाम है मध्यकालीन इतिहास मध्य प्रदेश का। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास कर चुके थे और आज हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास करेंगे। तो हम मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे? तो जो दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई चीज़ें जो मध्य प्रदेश में हुई हैं उनको पढ़ेंगे, मालवा सल्तनत को पढ़ेंगे, मुगल काल से संबंधित मध्य प्रदेश में जो भी इंसिडेंट है, घटनाएं, उनको पढ़ेंगे। तोमर वंश, गौड़ रियासत, बुंदेलखंड रियासत और बघेलखंड रियासत के बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से अक्सर 3 या 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। तो यह लेक्चर हमारा 1 से लेकर 1.25 घंटे का होने वाला है और इस लेक्चर में आप पूरा देखते हैं तो मैं इस चीज़ को लेकर आपको एश्योर कर दूंगा, निश्चिंत कर दूंगा कि एग्ज़ाम में अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो चारों के 4 यहाँ से बनने की 99% संभावना है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो आता है गुलाम वंश आता है। तो गुलाम वंश कब से कब तक रहता है? तो 1206 से 1290 तक रहता है। तो 1206 से 1290 तक आपका गुलाम वंश रहता है। तो मध्य प्रदेश में गुलाम वंश से संबंधित कौन कौन सी घटना हुई है? तो देखो, सबसे पहले क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1202 में हमला करता है किस पे? चंदेल राजा परमार्दी देव पे। परमल देव भी इनको बोलते हैं और इनको हराकर वो क्या जीतता है? तो कलिंजर या खजुराहो को जीत लेता है। तो किस पे हमला करता है कुतुबुद्दीन ऐबक? चंदेल डायनेस्टी के राजा होते परमार्दी देव, उन पर हमला करता है और खजुराहो को जीत लेता है। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का काम खत्म होता है। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है? तो 1231-32 में एक हमला करता है किस पे? तो वह हमला करता है ग्वालियर दुर्ग पे, जो प्रतिहारों का शासन होता है उन पर हमला करता है। तो प्रतिहार शासक कौन होते हैं इधर पे? तो प्रतिहार नरेश होते मलय वर्मन। तो मलय वर्मन को हरा देता है, मलय वर्मन को हराता है। ठीक है, मलय वर्मन की हार होती है इधर पे। और मलय वर्मन का भाई होता है, कौन होता है मलय वर्मन का भाई? नरवर्मन। तो नरवर्मन को क्या करता है? संधि करके शिवपुरी दे देता है, नरवर्मन को शिवपुरी देता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश हमला करता है 1131-32 में ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों पर। तो इसमें ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहार में कौन होता है? मलय वर्मन होते हैं, जिनको हराता है। और मलय वर्मन का भाई होता है नरवर्मन, उसको शिवपुरी दे देता है। ठीक है, अब इल्तुतमिश पहला सुल्तान बनता है। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान बनता है जब मालवा अभियान चलाता है, वो मालवा अभियान पे निकलता है। वो जब इल्तुतमिश मालवा अभियान पे निकलता है तो वो उज्जैन मंदिर को लूटता है, उज्जैन मंदिर को। अब मालवा अभियान होता कब है उसका? 1234-35 में होता है। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान होता है जो महाकालेश्वर मंदिर को लूटता है। और यहाँ पे दसाण में, विदिशा में एक 300-400 साल पुराना विजय मंदिर होता है करीब, तो उसको भी ये तोड़ के जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान होता है दिल्ली सल्तनत का जो महाकालेश्वर मंदिर को लूटता है और मालवा अभियान के अंतर्गत ये सब काम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन जो है रक्त व लोहे नीति के लिए प्रसिद्ध होता है। तो वो क्या करता है? नरवर के राजा चहारदेव पर क्या करता है? अटैक करता है। कब करता है? 1251 में। फिर इसके बाद गुलाम वंश क्या होता है? 1290 तक चलता है। फिर ऐसे कोई इंसिडेंट मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते, तो हम उनको नहीं पढ़ेंगे। तो क्या होता है? 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक चंदेल राजा परमार्दी देव पर हमला करता है और कलिंजर और खजुराहो को जीत जाता है। फिर आता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या करता है? ग्वालियर दुर्ग पर प्रतिहारों पर हमला करता है। प्रतिहार नरेश कौन होते हैं? मलय वर्मन। और उनका मलय वर्मन को हराता है और नरवर्मन को क्या दे देता है? शिवपुरी की जागीर देता है। ठीक है, फिर मालवा अभियान पे निकलता है इल्तुतमिश 3-4 साल बाद। तो वह महाकालेश्वर मंदिर को लूटता है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो आपका उज्जैन में देखने को मिलता है। फिर गयासुद्दीन बलबन आता है तो वह चहारदेव पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। उसकी लख्त व लोहे की नीति होती है। ठीक है, कब अटैक करता है? 1251 में। अब इसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक होता है वह होता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? मालवा को लूटता है। फिर 1292-93 क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को ऐन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो ऐन उल मुल्क जो आता है आक्रमण करता है मालवा पे। फिर से आक्रमण करता है कब? 1305 में। तो 1305 में फिर से अटैक करता है। 1305 में फिर से अटैक करता है तो वह महलकदेव की हत्या कर देता है। ठीक है, जो परमार डायनेस्टी के रूलर होते हैं, शासक होते हैं महलकदेव, उनकी हत्या करता है। कौन? ऐन उल मुल्क। ठीक है, कब? 1305 ईस्वी में। फिर 1296 में अलाउद्दीन के खिलजी क्या करता है? कलिंजर, चंदेरी, धार और मांडू जैसे नगरों को लूटता है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, जो कि आपका PYQ है।
किसने किससे कहा था? तो यह कहा था अमीर खुसरो ने। किससे कहा था? अलाउद्दीन खिलजी से। किस इंसिडेंट पे कहा था? जब उसने मांडू पर विजय प्राप्त की थी, कि मांडू विजय जो है दक्षिण विजय की कुंजी है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था। अब दमोह में स्थित सलैया शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी का सार्वभौमिक शासक बताया गया, मतलब यूनिवर्सल रूलर बताया गया है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किस अभिलेख में? तो दमोह में स्थित सलैया अभिलेख में। कब का है? 1309 ईस्वी का है। कब का है ये सलैया अभिलेख? 1309 ईस्वी का आपको देखने को मिलता है। ठीक है। फिर इसके बाद तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जो परमार डायनेस्टी के शासक महलक देव होते हैं उनकी हत्या कब कर दी जाती है? तो 1305 में। कौन करता है? एन उल मुल्क। किसका सेनापति होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। यह मालवा पे आक्रमण करने आता है और परमार डायनेस्टी के शासक महलक देव की हत्या कर देता है। ठीक है। अब इनका एक सेनापति भी होता है, उसका नाम क्या होता है? हरनंद कोका सेनापति होता है, वो भी मारा जाता है। हरनंद कोका, तो वो भी यहाँ पे मारा जाता है। फिर इसके बाद चलते हैं हम तुगलक डायनेस्टी पे। तो तुगलक डायनेस्टी का क्या कब का समय देखने को मिलता है? तो 1320 से 1414 तक। तो सबसे पहले आता है आपका गयासुद्दीन तुगलक, जिसका फारसी भाषा का अभिलेख मिलता है बटियागढ़ दमोह में, और इसके आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं मध्य प्रदेश बटियागढ़ तक के। ठीक है। फिर इसके बाद संस्कृत का आता है, तो जो आपका फारसी भाषा का है बटियागढ़ का, यह होता है आपका 1324 का, और ये होता है संस्कृत का वो की जाती है इसमें। संस्कृत से अंकड़ कब होता है? 1328 ईस्वी में। तो 1328 ईस्वी में आपका संस्कृत का देखने मिलता है उसी में। तो अब तुगलक शासन का विस्तार बताता है मध्य प्रदेश में भी। फिर इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक का दुल्लीपुर। तो जिक्र दुल्लीपुर अभिलेख याद रखिएगा, कहाँ पे है दुल्लीपुर? सागर में है। इसमें किसका जिक्र होता है? तो फिरोज शाह तुगलक का होता है। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है। कहाँ पे करता है? देवगिरी। तो जब देवगिरी पर कैपिटल शिफ्ट करता है तो धार के किले में क्या करता है? विश्राम करता है। तो विश्राम करता है तो किला टूटा फूटा रहता है, तो इसको रीइनोवेट करता है। ठीक है। पुनर्निर्माण करता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है। तो बनाता कौन है उसको? धार के किले का निर्माण करते हैं राजा भोज। किस नाम से? लीलोद्यान गिरी के नाम से। ठीक है। राजा भोज बनाते हैं किस नाम से? लीलोद्यान गिरी के नाम से। और मोहम्मद बिन तुगलक जब कैपिटल शिफ्ट करता है अपनी देवगिरी के लिए, तब धार के किले का पुनर्निर्माण करवाता है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? गुलूक खां को चंदेरी का प्रशासक नियुक्त करता है। तो देखो क्या होता था, जब दिल्ली सल्तनत में एक राजा बैठा है, फिर क्या करता था? उसने कोई टेरिटरी को एक्वायर किया, जीता, तो क्या करते थे कि वहाँ पे अपने किसी आदमी को रूल करने भेज देते थे। तो ऐसे ही गुलीक खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया गया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? मलिक रजा को। तो ये मलिक रजा कौन होता है? देखो जब सिंध का अभियान चलता है फिरोज शाह तुगलक का, तो सिंध से जब वापस आते हैं तो जो मलिक रजा हैं वो हेल्प, मतलब इनकी सेना के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था करते हैं। तो इससे फिरोज शाह तुगलक बहुत खुश हो जाते हैं। तो मलिक रजा को क्या दे देते हैं? बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। पर जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो मलिक रजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और निमाड़ में फारूकी शासन की स्थापना करते हैं। इस चीज़ को हम आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। फिर तुगलक वंश के समय क्या होता है? मालवा में दिलावर खां गोरी स्वतंत्र राज की घोषणा करता है। तो देखो क्या होता है, इसी टाइम पे तैमूर लंग का इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है। तो इस टाइम पे कौन होता है? तो तैमूर लंग का जब इन्वेजन होता है तो कब होता है आपका? 1398 ईस्वी। जब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा होता है? तो दिल्ली की गद्दी पे आपको मिलेगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसके टाइम पे क्या होता है? तैमूर लंग का आक्रमण होता है, तैमूर इन्वेजन। ठीक है। 1398 ईस्वी में। तो क्या होता है? दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। बहुत कमज़ोर पड़ जाती है तो जो उनके सूबेदार थे, जो अलग अलग टेरिटरी में नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा, तो वो अपने आप को क्या करते हैं? देखते हैं दिल्ली सल्तनत कमज़ोर है, सेंटर पावर कमज़ोर है, तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो इसी क्रम में दिलावर खां गोरी मालवा में स्वतंत्र राज की स्थापना करता है, जिसे गोरी वंश के नाम से जाना जाता है मालवा में। ठीक है। तो ये कब करता है? 1401 ईस्वी में। 1401 ईस्वी में, 3 साल बाद। फिर आता है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या होता है? 1451 से 1526। अब क्या करते हैं कि जो लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी होते हैं वो ग्वालियर पे हमला करते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते। मान सिंह तोमर को बहुत ख़राब तरीके से मारते हैं, बहुत खतरनाक भयानक पराजय होती किसकी? बहलोल लोधी की। फिर आता है सिकंदर लोधी। तो यह भी 5 बार आक्रमण करता है। तो यह क्या करता है? पहले अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है आगरा के लिए, फिर 5 बार आगरा से क्या होता है? कलिंजर पास पड़ता है, नियंत्रण अच्छे से रखा जा सकता है कलिंजर पे। ठीक है। तो यह 5 बार आक्रमण करता है लेकिन जीत नहीं पाता। फिर आते हैं इब्राहिम लोधी। तो देखो क्या होता है कि जो मान सिंह तोमर होते हैं वो आपके कब तक रहते हैं? तो मान सिंह तोमर आपके रहते हैं 17 तक,
17 तक रहते हैं। फिर आपके आते हैं इब्राहिम लोदी 1517-18 में, और यहाँ पे शासन होता है विक्रमजीत का। तो विक्रमजीत को हरा देते हैं। वे विक्रमजीत हार जाते हैं, जो कि मान सिंह के पुत्र होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इनके जागीरदार बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, तो बाबर के खिलाफ इब्राहिम लोदी की जब लड़ाई होती है तो विक्रमजीत को भेजा जाता है। तो विक्रमजीत पहले ही युद्ध में मारे जाते हैं। तो यहाँ से विक्रमजीत खत्म हो जाते कब कब 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई में। और फिर क्या होता है कि बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लेता है। तो बहादुर शाह कब अधिकार कर लेता है? बहादुर शाह अधिकार करता है 1531 में। अब इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल। तो जैसे कि हमें अभी पढ़े थे कि जैसे ही तैमूरलंग का आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पे, तो जो क्षेत्रीय शक्ति होती हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देती हैं। तो उसी क्रम में दिलावर खां गौरी आता है, जो कि तुगलकों के टाइम पे क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो गौरी वंश जो रहता है, गौरी वंश कब से कब तक रहता है आपका? तो गौरी वंश रहता है 1401 से 1436 तक, 1401 से 1436 तक। इसके बाद खिलजी वंश कब रहता है आपका? 1436 से 1531 तक। तो 1531 तक आपका खिलजी डायनेस्टी देखने मिलती है आपको। फिर इसके बाद आता है आपका जो बहादुर शाह, कादर शाह, शुजात खान जैसे बाज बहादुर के पिताजी होते हैं, इनको शेर शाह बैठाता है गद्दी पे, ठीक है। कादर शाह को कौन बैठाता है? हुमायूं बैठाता है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो 1531 से कब कब चलता है ये? 1531 से चलता है 1562 तक। फिर इधर पे अकबर का कब्जा हो जाता है, मुगल सम्राट अकबर का, ठीक है। अब मालवा का गौरी वंश देख लेते हैं सबसे पहले। तो दिलावर खां गौरी कब से कब तक रहता है? 1401 से 1406 तक। यह है स्वतंत्र मालवा सल्तनत काल कहलाता है। संस्थापक दिलावर खां गौरी होता है। यह कैपिटल किसको बनाता है? धार को अपनी कैपिटल बनाता है। 1405 में लाट मस्जिद का निर्माण करता है धार में। अब याद रखना, 1405 में लाट मस्जिद का निर्माण करता है धार में। दिलावर खां गौरी तुगलक शासकों ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। तो तुगलकों के टाइम पे क्या था? सूबेदार था। कहाँ का? मालवा का। जैसे ही तुगलक कमजोर पड़ते हैं तो यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और अपना खुद का शासन चलाने लगता है। अब क्या होता है कि तब 1395 में सूबेदार होता है। 1395 में सूबेदार होता है। तो कमाल मौला मस्जिद का निर्माण करता है। कहाँ पे? धार में। कमाल मौला मस्जिद कहाँ देखने मिलती है आपको? धार में। कौन इसका निर्माण करता है? दिलावर खां गौरी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो राजा बनने के, यहाँ का स्वतंत्र शासक बनने के पहले करता है। इसका नाम क्या था? हुसैन था। अब इसका पुत्र जो होता है होशंग शाह है, इसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसके नाम पे होशंग शाह नाम रखा गया था। उसने नाम परिवर्तित कर दिया था नर्मदापुरम का, अब वापस नर्मदापुरम हो गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो दिलावर खान गौरी का पुत्र होता है, इसका नाम होता है अल्प खां। वास्तविक संस्थापक होता है राजधानी कहाँ बनाता है? अपनी मांडू। तो दिलावर खां गौरी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? धार में। और होशंग शाह कहाँ बना था? मांडू में। अभी मांडू का नाम चेंज करते क्या कर देता है? सादियाबाद कर देता है। सादियाबाद मतलब होता है खुशियों का शहर। तो मांडू का नाम चेंज करता है सादियाबाद, खुशियों का शहर। और नर्मदापुरम का भी नाम चेंज करता है। तो नर्मदापुरम का नाम क्या कर देता है? परिवर्तित करके होशंगाबाद। अब होशंगाबाद का वापस नाम क्या हो गया है? तो होशंगाबाद का वापस नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, नर्मदापुरम। अब क्या करता है? ये जामी मस्जिद का नींव डालता है और इसका काम पूरा कौन करता है? महमूद खिलजी फर्स्ट 1454 में। फिर क्या करता है कि साइक्लोपियन बांध होता है, जो कि राजा भोज बनाते हैं, परमार डायनेस्टी के राजा भोज बनाते हैं, एक विशाल बांध बनाते हैं जिसका नाम होता है साइक्लोपियन बांध। तो उसको वो तोड़ देता है। फिर ये असरपी महल की भी नींव रखता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता। इसका निर्माण कौन पूरा कराता है? इसका काम पूरा कराता है, असरपी महल का काम कौन पूरा कराता है? तो इसका भी महमूद खिलजी फर्स्ट, ठीक है। तो महमूद खिलजी आपका क्या कराता है? जामी मस्जिद का भी काम पूरा कराता है और असरपी महल का भी काम पूरा कराता है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ देखने को मिलता है? मांडू में। और इसका भी काम कराता है महमूद खिलजी फर्स्ट। होशंग शाह के मकबरा को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल शिफ्ट है कहाँ से? धार से मांडू। मांडू का नाम क्या है? सादियाबाद, खुशियों का शहर। नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद करता है, वापस से नर्मदापुरम नाम हो गया है। जामी मस्जिद कहाँ देखने मिलती है आपको? जामी मस्जिद धार में देखने मिलती है, मांडू में, ठीक है। और होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है? मांडू में, जिसको मध्य प्रदेश का ताजमहल बोलते हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि होशंग शाह का जो मकबरा है वह आगरा के ताजमहल से पहले बन गया। तो ऐसी किंवदंती है कि जो आगरा का ताजमहल बनाने वाले कारीगर थे वो एक बार एक नज़र डालने होशंग शाह के मकबरे पे आए थे ताकि अच्छे से देख सकें। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद शाह गौरी। तो मोहम्मद शाह गौरी होता है सबसे कमज़ोर शासक होता है। सबसे कमज़ोर होता है इसलिए क्या करता है कि इसका जो
सेनापति टाइप का होता है, रक्षक टाइप का होता है कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट। तो इसको हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो कौन गद्दी पर बैठता है, महमूद खिलजी फर्स्ट। मोहम्मद शाह गौरी की हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ। खिलजी वंश का संस्थापक होता है मालवा में। अब आपको देखो कन्फ्यूजन ना हो, दिल्ली का जो गौरी था, गौरी जो लुटेरा था वो अलग था, और मालवा में गौरी जो था वो अलग था। दिल्ली में जो खिलजी थे वो अलग थे, अलाउद्दीन जलाउद्दीन खिलजी, और इधर के खिलजी अलग है, महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी वगैरह, ठीक है। तो इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक था कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट। अब हुसैन शाह का मकबरा बनवाता है मांडू में। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध किया था, राणा कुंभा से युद्ध किया था, तो ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि राणा कुंभा जीते थे और महमूद खिलजी जीता था। तो अब इस युद्ध के निर्णय के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है किसी को अच्छे से, तो दोनों ने ही विजय स्तंभ बनवाए थे अपने अपने। तो जो क्या हुआ है कि महमूद खिलजी का विजय स्तंभ है धार का, मांडू का, वो किसी कारणवश ध्वस्त हो गया है, लेकिन जो राणा कुंभा वाला विजय स्तंभ है वह चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है, ठीक है। इसने असरपी महल का निर्माण पूर्ण करवाया था, जो जिसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, होशंग शाह द्वारा, जो क्या था उस समय का मदरसा था, इसको याद रखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, तो एग्जाम में दो तरीके से प्रश्न बनेगा कि असरपी महल का निर्माण किसने करवाया था, तो होशंग शाह। पूर्ण किसने करवाया था, तो महमूद खिलजी फर्स्ट। अब सबसे आसान जो प्रश्न बनता है कि असरपी महल है कहाँ पे, तो मांडू में, इतना याद रखना है, ठीक है। तत्कालीन मदरसा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कहाँ पे है, कोई सा महल जो है वो किस जिले में है, यही पूछा जाता है, अक्सर देखने में आता है, ठीक है। गयासुद्दीन ने जहाज महल बनवाया था, तो ऐसे बोलते जहाज से गया, तो ऐसे याद रख लो, गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल बनवाया था। फिर क्या करता है गयासुद्दीन, मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त करता है। हिंडोला महल बनवाता है और चंपा बावड़ी। अब हिंडोला महल की कहानी क्या है कि थोड़ा इसकी जो दीवार है वो तिरछी दीवार है, ठीक है, दीवार जो है इसकी तिरछी है, तो इसलिए हिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको हिंडोला महल बोला गया है, ठीक है। तो हिंडोला महल की कहानी क्या है, दीवार तिरछी है इसलिए हिंडोला महल बोला गया है। किसने बनवाया था, तो गयासुद्दीन खिलजी ने। चंपा बावड़ी बनवाता है, मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाता है। फिर आता है नासिर शाह। तो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद नासिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठा है। इसने कालियादह पैलेस, जो कि उज्जैन में देखने को मिलता है, इसका निर्माण करवाता है, और ऐसी किंवदंती है कि इसी पैलेस के पानी में जलकुंड में डूब कर मर जाता है, ठीक है। महमूद शाह देखने को मिलता है, महमूद शाह द्वितीय बोलते हैं इसको, महमूद खिलजी द्वितीय। गुजराती शासक बहादुर शाह जो होता है, अब देखो क्या होता है कि इसकी सत्ता, ये खिलजी डायनेस्टी का सबसे कमज़ोर शासक होता है मालवा में। तो क्या होता है कि इधर पे लोग नज़र गड़ा के देखते हैं, तो यहाँ पे जो गया मेदिनी राय होते चंदेरी के राज्यपाल, ये भी आज़ाद होना चाहते हैं। और क्या होता है कि जो बहादुर शाह होता है गुजरात का शासक, वो भी मालवा पे कब्जा जमाना चाहता है। तो यहाँ पे इनके बीच में संघर्ष होता है, तो अंतोगत्ता विजय किसको मिलती है, बहादुर शाह को। तो गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मंडू पर अधिकार कर लिया। अब क्या होता है कि मालवा के स्वतंत्र शासक को देखते हैं, तो इनमें बहादुर शाह, जब 1531 में बहादुर शाह मांडू को अपने नाम पर खुतवा पढ़वाते हैं और मालवा पर गुजरात का अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, गुजरात का शासन हो जाता है मालवा पे। अब फिर क्या होता है कि हुमायूं को ये बात ठीक नहीं लगती, हुमायूं को पचती नहीं है ये बात, तो हुमायूं को करता है 1535 में युद्ध करता है, किसके साथ, बहादुर शाह के साथ। तो युद्ध कहाँ पे होता है, मंदसौर में होता है। तो मंदसौर का युद्ध काफ़ी प्रचलित है, फेमस है, इसको याद रखना। 1535 में होता है, किस किस के बीच में होता है, तो बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में होता है। तो इसमें विजयी कौन रहता है, हुमायूं रहता है। अब इसमें हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करता है। फिर हुमायूं क्या करता है, अपना किसी सूबेदार को बैठा के जाएगा, तो सूबेदार का नाम क्या होता है, कादर शाह। तो कादर शाह इसका नाम होता है, इसको मल्लू खां भी बोलते हैं, ठीक है। तो कादर शाह होता है। अब क्या होता है कि 1537 में हुमायूं ने कादर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, और कादर शाह का वास्तविक नाम क्या था, मल्लू खां। अब फिर कादर शाह क्या करता है, पूरनमल को रायसेन का शासक नियुक्त करता है। तो पूरनमल को रायसेन का शासक नियुक्त करता है कौन, कादर शाह। अब क्या होता है कि 1543 में शेर शाह मालवा पर आक्रमण करता है। 1543 में शेर शाह होता है, शेर शाह सूरी, वह मालवा पर आक्रमण करता है और कादर शाह डर के भाग जाता है। कादर शाह भाग जाता है डर के, और शेर शाह सूरी क्या करता है, शुजात खां को बैठा देता है मालवा का सूबेदार बना के। तो शुजात खां मालवा का सूबेदार बन जाता है। तो आपको याद रखना कि जो कादर शाह को बैठाता है, कौन बैठाता है, तो कादर शाह को सूबेदार नियुक्त करता है आपका हुमायूं, और शुजात खां को कौन नियुक्त करता है, तो शुजात खां को नियुक्त करता है आपका शेर शाह सूरी, ठीक है। अब शुजात खां का ही पुत्र होता है बाज बहादुर। आपने बहुत सुना होगा बाज बहादुर के बारे में कि काफ़ी मतलब संगीतज्ञ होता है, इसकी प्रेम कहानी भी काफ़ी प्रचलित है रानी रूपमती के साथ, तो इसके बारे में काफ़ी सुन रखा होगा। तो बाज बहादुर के पिता ही होते हैं शुजात खां। तो शुजात खां का हम देख लेते हैं, शुजात खां का क्या है हमारे में। तो शुजात खां जो होता है, शुजात खां का बेटा होता है बाज बहादुर। तो बाज बहादुर जब गद्दी पर बैठता है तो इसका नाम होता है बायजीत खां।
फिर यह गौड़ रानी दुर्गावती पर आक्रमण करता है और रानी दुर्गावती इसको बहुत खतरनाक तरीके से मारती है और भगा देती है, चलने का इधर से, ठीक है। बाज बहादुर एक संगीतकार होता है। यह राग मालवी, राग गुजरी और आदि रागों का आविष्कार करता है। यह मांडू में क्या करता है, रेवाकुंड और रूपमती महल बनाता है, ठीक है, रानी रूपमती महल। अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खान उज़्बेक आते हैं। बाज बहादुर के मक्र सारंगपुर की लड़ाई होती 1561 में। अब इस लड़ाई में क्या होता है कि जो बाज बहादुर है डर के भाग जाता है तो फिर रानी रूपमती क्या करती हैं, जहर खा के सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती हैं। फिर जब बाज बहादुर को जानकारी मिलती है कि हमारी रानी ने प्राण गंवा दिए जहर खा के हमारे वियोग में, तो बाज बहादुर उनकी कब्र पर जाकर क्या करता है, अपने भी प्राण त्याग देता है। तो फिर अकबर को क्या होता है कि गिल्ट होता है, पछतावा होता है, तो वह बाज बहादुर की कब्र पे क्या आशिक ए सादिक और रानी रूपमती की कब्र पे शहीद ए वफा लिखवाता है, ठीक है। अब इनकी समाधि कहाँ पे है, तो सारंगपुर में देखने को मिलती है, राजगढ़ जिले की। तो सारंगपुर का युद्ध याद रखना है किन किन के बीच होता है, तो अब्दुल्ला खान उज़्बेक के बीच, जो कि मुगल सेनापति होता है, और दूसरा होता है आपका बाज बहादुर। तो इनमें बाज बहादुर पराजयी होता है, ठीक है, पराजित होते हैं, इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद चलते हैं निर्माण में फारूकी शासन। तो जैसा कि हम पहले पढ़े थे कि फिरोज शाह तुगलक जब अपनी सिंध भेजा के बाद आए थे, तो सिंध के बाद जब लौट रहे थे तो मलिक रजा सुल्तान ने उनकी सेना के लिए भोजन व्यवस्था की थी। तो उससे खुश होकर क्या करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक कछाड़ प्रदेश का सूबेदार बना देते हैं मलिक रजा को। और जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, तो मलिक रजा ने क्या करता है, दिल्ली सल्तनत से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर फारूकी वंश की स्थापना करता है। तो संस्थापक कौन होता है इस वंश का, तो आपको याद रखना कि मलिक अहमद रजा। और इसका जो शासित क्षेत्र होता है वह होता है खानदेश, वह इसके खानदेश होता है, और बीजागढ़ खरगोन होता है। अब प्रमुख शासक कौन है, तो इसका जो बेटा होता है नासिर खान होता है, नासिर खान। मीरन आदिल खान होता है, मुबारक खान होता है, आदिल खान द्वितीय, मीर मोहम्मद खान होता है, अली खान होता है, और मीर बहादुर खान होता है। अब नासिर खान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मलिक रजा का पुत्र होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। तो नासिर की शादी किससे होती है, तो जो मालवा में स्वतंत्र गौरी शासक था ना, दिलावर खां गौरी, उसकी पुत्री के साथ इसकी शादी होती है। तो इससे क्या होता है, इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो इनकी जो सत्ता होती है मजबूत हो जाती है, ठीक है, तो अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं। फिर 1399 में क्या करते हैं, तो राजा अहीर द्वारा बनवाया गया असीरगढ़ का किला जो होता है, तो राजा अहीर होते हैं, वह असीरगढ़ किले का निर्माण करते हैं। तो उसको कौन गलती से मतलब फ्रॉड करके, छल करके मलिक नासिर अपने कब्जे में ले लेता 1399 में। फिर क्या होता है कि अहमद शाह ने मलिक नासिर को खान की उपाधि देते हैं। तो अहमद शाह जो है मलिक नासिर को खान की उपाधि देते हैं, इसलिए ये प्रदेश जो क्या रहने लगता है, खान देश के नाम से जाने जाने लगता है, ठीक है। फिर बुरहानपुर का पुराना नाम क्या है, भ्रगनापुर और बृहटपुर। अब क्या होता है कि मलिक नासिर के टाइम पे शेख बुरहानुद्दीन आते हैं, तो उनके नाम पर भ्रगनापुर का या बृहटपुर का नाम बदलकर बुरहानपुर रख दिया जाता है। फिर आते हैं आदिल खान द्वितीय। तो अपने क्षेत्र का विस्तार गोंडवाना और झारखंड क्षेत्र तक किया, इसलिए इन्हें साहे झारखंड भी कहा जाता है, ठीक है। भ्रगनापुर का नाम कब बदला जाता है, तो आपका 1407 में देखने को मिलता है। जी नाम बुरहानपुर कब किया जाता है, 1407 ईस्वी में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके बीबी की मस्जिद। तो बीबी की मस्जिद कौन बनाता है, तो मीरम मोहम्मद खान की माँ होती है रकैया बेगम, वह बीबी की मस्जिद बनवाती हैं। फिर आते राजा अली खान। तो अली खान के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, असीरगढ़ किले के ऊपरी भाग में जामा मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। अब आपने ऐसे सुन रखा होगा कि असीरगढ़ का जो किला है उसको डायरेक्ट फाइट में कोई नहीं जीत सकता, तो छल करके ही जीता जा सकता है। तो क्या फिर कैसे जीता था, तो जैसे कि नासिर शाह ने छल किया था और आसा अहीर को गिरफ्त कर लिया था, ठीक है, मतलब धोखा दे के असीरगढ़ के किले पर कब्जा किया था। तो क्या होता है कि दो तरीके से जीता जा सकता है, डायरेक्ट लड़ाई में जीते नहीं जा सकता इसको, ठीक है, छल करके ही जीता जा सकता है। तो जब अकबर का अभियान हुआ था 1601 में असीरगढ़ के किले पर, तो ऐसा इतिहासकार लोग बोलते हैं कि जो असीरगढ़ के किले का ताला है वह सोने की चाबी से खुला। इसका आप भावार्थ निकालेंगे तो यही निकलेगा कि असीरगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए अकबर ने खूब सोना लुटाया था अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए। तो असीरगढ़ किले पर अधिकार करने के लिए अकबर ने असीरगढ़ किले पर अधिकार करने के लिए खान देश के अधिकारियों को दिल खोलकर रुपया बांटा। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए थे। 1601 में असीरगढ़ किले पर बादशाह अकबर का अधिकार हो गया। तो यह अकबर का अंतिम अभियान था, इसके बाद अकबर के अभियान नहीं रहे, ठीक है, अंतिम अभियान था। और जब अकबर ने इधर पे हमला किया था तब कौन था इधर का जो मतलब मेन था, मुख्य राजा था मीर बहादुर खान। फिर क्या होता है कि अकबर जीतता है, मुगल सल्तनत में असीरगढ़ को मिला लिया जाता है। तो इधर का सूबेदार कौन नियुक्त होता है, दानियाल होते हैं, दानियाल, ठीक है, शहजादे दानियाल।
बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त होते हैं और खानदेश की जगह इसको कभी कभी दानदेसी बोलने लगते हैं। फिर शहजादा परवेज आते हैं। शहजादा परवेज के टाइम पे कौन आता है? जेम्स फर्स्ट का राजदूत आता है, टॉमस रो। तो वह शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर के दरबार पहुंचता है। फिर यहाँ पे शहजादा खुर्रम भी आते हैं, जिनको शाहजहाँ भी बोलते हैं, ठीक है, 1616 में। तो शाहजहाँ की पुत्री रोशन आरा और हुस्न आरा का जन्म यहीं पे होता है। और फिर क्या होता है कि बुरहानपुर में ही शासन चलाता कौन? शाहजहाँ। और 1631 में इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, मुमताज़ की। तो यहीं पे ताप्ती नदी के किनारे उसके शव को दफना देते हैं। फिर ठीक उसी साल क्या करते हैं? आगरा को शिफ्ट कर देते हैं शहजादा शुजा के संरक्षण में। और फिर इसी पर ताजमहल की नींव रखी जाती है। फिर महाबत खान आता है। तो महाबत खान याद रखना है, शाहजहाँ ने महाबत खान को दक्षिण का सूबेदार, तो शाहजहाँ फिर चले जाते हैं आगरा और महाबत खान को इधर का सूबेदार नियुक्त करके जाते हैं, ठीक है। फिर आता है औरंगजेब। तो औरंगजेब क्या करता है? उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार रहता है। फिर आता है मुगल कालीन मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले आता है बाबर। तो बाबर जब पानीपत की युद्ध में किसको? इब्राहिम लोदी को हराता है। तो इब्राहिम लोदी की तरफ से कौन से राजा मारे जाते हैं तोमर डायनेस्टी के? तो वह होते हैं विक्रमजीत सिंह, ठीक है, जो कि मान सिंह तोमर के पुत्र होते हैं। अब क्या होता है? खानवा का युद्ध होता है। तो खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में होता है। जो मेदिनी राय होता है ना, मेदिनी राय, तो मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ जाकर राणा संगा की मदद करी थी। तो राणा संगा की हेल्प करते हैं मेदिनी राय। तो फिर मेदिनी राय को 1 साल बाद बाबर मारता है, ठीक है। और फिर इनकी पुत्रियां होती हैं, 2 पुत्रियां। तो उनके विवाह किससे कर देता है? हुमायूं और कामरान से कर देता है। तो खानवा का युद्ध होता है राणा संगा और बाबर के बीच में। इसमें हेल्प करता है मेदिनी राय। फिर मेदिनी राय को मारने के लिए चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। तो फिर मेदिनी राय को हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान से करा दिया जाता है। तो चंदेरी के युद्ध में किससे होता है? मेदिनी राय से होता है। और खानवा का युद्ध किससे होता है? राणा सांगा के साथ, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है हुमायूं। तो हुमायूं का शासन चलता है 1530 से 40 और फिर आता है 1 साल के लिए 55 से 56 करके, ठीक है। तो हुमायूं का जो समय रहा है संघर्षों से भरा रहा है। क्या होता है कि हुमायूं के टाइम पे कि 1531 में बहादुर शाह होता है गुजराती शासक, वह मालवा पर अधिकार कर लेता है। फिर क्या होता है कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। हम अभी जैसे कि पढ़ के आए थे कि मंदसौर का युद्ध होता है बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में। तो वह कौन जीतता है? हुमायूं जीतता है। फिर हुमायूं जीत तो लेता है, लेकिन क्या होता है शेर शाह के आने पर उसका शासन फिर से चला जाता है। अब इसकी लड़ाई जो होती है शेर शाह से अच्छी खासी होती है। अफगान शासक होता है शेर शाह, जो हुमायूं को पराजित करता है। तो ग्वालियर के तोमर राजा पानीपत के प्रथम युद्ध में हुमायूं के टाइम पे बेमिसाल कोहिनूर हीरा मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंपा था। 1539 में 64 के युद्ध में बघेल शासक बीरभानु, तो बीरभानु जो है हुमायूं को कंटेम्पोररी हैं, समकालीन है। तो बीरभानु हेल्प करते हैं हुमायूं की, ठीक है। तो इनके फिर अच्छे संबंध बने रहते हैं हमेशा बघेल डायनेस्टी के मुगलों के साथ। फिर 1535 में क्या होता है? हुमायूं और बहादुर शाह का युद्ध होता है, मंदसौर का युद्ध, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। और फिर मालवा का सूबेदार किसे बनाया? तो कादिर खान को बनाया, ठीक है, कादिर शाह को। फिर आते हैं शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी हमला करता है कादिर शाह पे, तो कादिर शाह भाग जाता है। फिर शुजात खां को उधर छोड़ के आता है मालवा में, ठीक है। फिर क्या करता है कि जिसको कादिर शाह क्या करते हैं? पूननमल को रायसेन का जागीर देते हैं, किला देते हैं। तो रायसेन के किले पे कब्जा करने के लिए क्या करता है? पूननमल के साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या कर देता है। तो क्या करता है शेर शाह सूरी? ऐसा किंवदंतियों में है कि वह कलम का खुतबा पढ़ता है, कलम की कसम खाता है कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको घात नहीं पहुंचाएंगे, हमें बस किला चाहिए, हमें मतलब इधर पे शासन चाहिए। तो पूरनमल अपने आप को समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैसे ही आत्मसमर्पण करते हैं उनके सेनाओं द्वारा पूरा खानदान उनका मार दिया जाता है। तो यह धोखा करता है शेर शाह सूरी, ठीक है। 1545 में क्या होता है? कलिंजर अभियान होता है, किसका? शेर शाह सूरी का। फिर एक उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। फिर शेर शाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण भी करवाता है, याद रखना, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मालवा में शेर शाह सूरी किसको सूबेदार नियुक्त करके आता है? तो वो होता है शुजात खां। और शुजात खान का बेटा ही होता है आपका बाज बहादुर, जिसको कौन मारता है? अब्दुल्ला बेग, ठीक है। अब्दुल्ला बेग मुगल सेनापति जो होता है 1561 में सारंगपुर के युद्ध में मारता है। अब 1561 में अकबर ने मुगल सेनापति अदम खां और अब्दुल्ला खां को, उज्बेक को, मालवा के शासक बाज बहादुर पर हमला करने के लिए भेजते हैं। और सारंगपुर के युद्ध में क्या होता है? जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, बाज बहादुर भाग जाता है। बाज बहादुर भागता है, रानी रूपमती जहर खा लेती हैं और मर जाती हैं। फिर बाज बहादुर आता है और उनकी समाधि पर अपने प्राण त्याग देता है। फिर 1564 में अकबर का अभियान होता है, गोंडवाना अभियान। इस पर क्या होता है? रानी दुर्गावती के खिलाफ सेनापति आसफ खां जाता है। और इस युद्ध को क्या बोलते हैं? इस युद्ध को बोलते हैं नरई का युद्ध, ठीक है। नरई का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? याद रखना है, नरई का युद्ध कब होता है? 1564 में। इसमें कौन सेनापति कौन होता है? आसफ खां, ठीक है।
और मध्य प्रदेश में और अगला अभियान कौन सा होता है, तो अंतिम अभियान होता है 1601 में, जो कि अकबर का होता है, और मध्य प्रदेश का भी अंतिम होता है। असीरगढ़ के किले पर होता है, जहाँ के शासक होते हैं मीर बहादुर के खिलाफ होता है। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि जो असीरगढ़ का किला है वह सोने की चाबी से खोला गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि अकबर के समय अब्दुल रहीम खाने खाना होते हैं, तो बुरहानपुर में मुगल सूबेदार की हैसियत से जल वितरण व्यवस्था का काम देते हैं। कुंडी भंडारा, जिसको खूनी भंडारा ही बोलते हैं, उसका निर्माण करवाते हैं। अकबर के शासनकाल में तानसेन होते हैं, जो कि संगीतज्ञ होते हैं, और बैजू बाबरा होते हैं, जैसे संगीतकार होते हैं। बीरबल का जन्म कहाँ पे होता है, सीधी जिले के घोंगरा गांव में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ पे, हरदा जिले के हंडिया में, तो हंडिया में मुल्ला दो प्याजा की कब्र है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। फिर आती है जहांगीर का शासनकाल। तो जहांगीर के शासन में काल में क्या होता है कि जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला क्या करते हैं, अबुल फजल की हत्या कर देते हैं। वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर के बीच में अच्छे संबंध होते हैं, तो जहांगीर के आगमन के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाते हैं। कौन, वीर सिंह बुंदेला। 1615 में राजदूत टॉमस रोज जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आता है, और उसके बाद क्या करता है, शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर जाता है। इसको याद रखेंगे। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में की थी, ये फैक्चुअल है, ये भी याद रखेंगे। कहाँ पे हत्या की थी खुसरो की, तो बुरहानपुर के किले में। फिर आता है शाहजहाँ का शासन, जो कि 1627 से 1658 तक चलता है। शाहजहाँ के काल में विदेशी यात्री टेवनिया ने बुरहानपुर की यात्रा 2 बार की थी। शाहजहाँ की पुत्री रोशन आरा, और रोशन आरा का जन्म कहाँ पे होता है, बुरहानपुर के किले में होता है, और यहीं पे मुमताज़ की मृत्यु होती है। कब, 1631 में। तो ताप्ती नदी के किनारे उसको शव को दफना देते हैं। फिर उसी वर्ष क्या होता है, आगरा को शिफ्ट करते हैं शहजादा शुजा के संरक्षण में, और फिर उसी पर ताजमहल की नींव रखी जाती है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण होते हैं। फिर आता है औरंगजेब का शासन। तो औरंगजेब क्या करता है, छत्रसाल जो होते हैं बुंदेला शासक, वह औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। गोंड राज्य की राजधानी, ये गोंड कौन सा है, खेला वाला है कि देवगढ़ वाला है, तो यह देवगढ़ वाला गोंड राज्य होता है आपका। ठीक है, गढ़ा मंडला वाला नहीं, रानी दुर्गावती वाला नहीं है, राजा जाटवा वाला गौड़ राज्य है। तो राजा जाटवा वाला जो कि देवगढ़ वाला गौड़ राज्य है, उसकी राजधानी देवगढ़ होती है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, इस्लामगढ़। साकी मुस्तैद खां होता है, उसके द्वारा लिखित मासिर ए आलमगीरी पुस्तक होती है, औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। 1670 में क्या होता है, शिवाजी के सेनापति प्रताप राव गुर्जर ने खानदेश में चौथ कर वसूलते हैं। ठीक है, 1679 में औरंगजेब ने बुरहानपुर खानदेश पर जजिया कर लगाया। तो जजिया कर क्या है, जिसको अकबर हटा देता है, उसी को क्या है औरंगजेब फिर से शुरू करता है। और जजिया का क्या कर होता है, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता है। हिंदू लोग अपने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उन पर कर लगता है। ठीक है, ये होता है जजिया कर। औरंगजेब का सेनापति कौन होता है, दोस्त मोहम्मद खान, जो भोपाल में रियासत की स्थापना करता है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में तोमर वंश। तो तोमर वंश क्या होता है, इंद्रप्रस्थ की मरम्मत कराकर दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल करते हैं। ठीक है, फिर इनकी पाटन शाखा होती है, रोहिलखंड शाखा होती है, ग्वालियर मुरैना शाखा होती है। यही हम पढ़ेंगे क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। अब इनके जो शासक होते हैं, वीर सिंह देव होते हैं, उद्दरण देव होते हैं। तो वीर सिंह देव होते हैं, उद्दरण देव, गणपति देव होते हैं, बीरम देव होते हैं। फिर डूंगरेंड याद रखना, डूंगरेंड का जो टाइम पीरियड है वो भी याद रखना है। ठीक है, तो कितना होता है, 1424 से 1454 तक होता है। ठीक है, 1454 तक होता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह जैनों का प्रसिद्ध जो गोपांचल पर्वत देखने को मिलता है ग्वालियर में। तो ये क्या कराते हैं, गोपांचल पर्वत में जो जैनों की मूर्ति मिलती है ना, जैन मूर्ति का निर्माण करवाते, जैन मूर्ति जो कि ग्वालियर में देखने मिलती है का निर्माण। कौन, राजा डूंगरेंड सिंह या डूंगर सिंह, जो भी आपको याद रखना हो। ठीक है, दोनों ही नाम एक हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके कीर्ति सिंह, कल्याणमल, मानसिंह, विक्रमजीत सिंह पर इब्राहिम लोदी हमला करता है और पानीपत के पहले युद्ध में मारे जाते हैं। इब्राहिम लोदी 1518 में इस अधीनता स्वीकार करते हैं और पानीपत के युद्ध में ही मारे जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मानसिंह तोमर के साथ भी लोधी वंश के खूब युद्ध होते हैं और वो पराजित नहीं कर पाते। मानसिंह उनको बुरी तरीके से पराजित करते हैं। ठीक है, लोधी डायनेस्टी को। तोमर शासकों का योगदान क्या है, तो तोमर वंश की स्थापना कब होती है, 1375 में होती है। 1375 में स्वतंत्र शासक के रूप में 1375 ईस्वी में वीर सिंह जी देव तोमर जो हैं वो स्वतंत्र शासक सत्ता स्थापित करते हैं ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में। दामोदर भट्ट इनके संगीत विद्वान होते हैं, जिनकी पुस्तक होती है
संगीत दर्पण नामक की पुस्तक लिखते हैं। तो दामोदर भट्ट की कौन सी किताब है? संगीत दर्पण। फिर मानसिंह तोमर आते हैं। तो मानसिंह तोमर क्या के लिए फेमस होते हैं? तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ है मान कौतूहल, इसको याद रखेंगे। नहरों का निर्माण करवाते हैं। ग्वालियर में ध्रुपद शैली जो है ग्वालियर की है, उसको काफ़ी लोकप्रिय बनाते हैं। गुजरी महल और बादलगढ़ महल बनवाते ग्वालियर में। फिर इनके शासनकाल में दरबारी कवि होते वृंदावन लाल वर्मा। तो मृगनयनी उपन्यास लिखते हैं। और मृगनयनी किसको कहा गया है? गुर्जरी को, जो कि मानसिंह तोमर की पत्नी है। ठीक है। अब इनके नाम पर मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और मानसिंह के प्रसिद्ध सामंत या मंत्री होते हैं खेमचंद। इनके दरबार में मित्र मिश्र होते हैं। मित्र मिश्र की रचना कौन सी है? मित्रोदय। संत शिरोमणि मिश्र होते हैं और हरिनाथ मिश्र होते हैं, इसको याद रखेंगे। राग दर्पण क्या है? मान कौतूहल का फारसी अनुवाद है, इसको याद रखेंगे। और ग्वालियर में मान मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो मान मंदिर कहाँ देखने मिलता है आपको? ग्वालियर में देखने मिलता है। ध्रुपद शैली को लोकप्रिय कौन बनाता है? तो मानसिंह तोमर बताते हैं। गुजरी महल कहाँ देखने मिलता है? ग्वालियर में देखने मिलता है। बादलगढ़ महल भी वहीं पर देखने मिलता है। और इन सब के निर्माणकर्ता कौन है? मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? संगीत ग्रंथ मान कौतूहल। तो ये संगीतज्ञ होते हैं। ठीक है, संगीत इनको काफ़ी पसंद होता है। फिर क्या होता है कि इनके टाइम पे कई सारे आक्रमण होते हैं। किसके? सिकंदर लोदी के 5 आक्रमण करता है, जो कि मानसिंह तोमर जो है बुरी तरीके से पराजित करके ख़त्म कर देते हैं। फिर आता है इब्राहिम लोदी 1518 में। और मानसिंह तोमर का शासन कब तक रहता है? तो 1486 से 1517 तक। 1486 से 1517 तक। और जैसे ही वो आता है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी आता है 1518 में। 1518 में इब्राहिम लोदी हमला करता है किस पे? विक्रमजीत पे, ग्वालियर के किले पे। और विक्रमजीत क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो वह क्या करते हैं? इब्राहिम लोदी की आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, उनके जागीरदार बन जाते हैं। फिर पानीपत का जो युद्ध होता है 1526 में, तो बाबर के खिलाफ लड़के किसके? इब्राहिम लोदी की साइड से वीरगति को प्राप्त हो जाती है। कौन? विक्रमजीत सिंह या विक्रमादित्य सिंह। फिर मध्य प्रदेश में आती गोंडवाना रियासत। तो अब हम गोंडवाना रियासत को पढ़ेंगे, जो कि रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम गढ़ा मंडला रियासत देखेंगे, देवगढ़ देखेंगे और खेला देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गढ़ा मंडला रियासत। तो इसके जो प्रमुख शासक होते हैं यादव राय होते हैं। यादव राय, जिसको जादू राय भी या फिर यादू राय बोलते हैं। संग्राम शाह, दलपत शाह, वीर नारायण और रानी दुर्गावती। राजधानियाँ क्या होती हैं? यादव राय के टाइम पे होती है गढ़ा, संग्राम शाह और दलपत शाह के टाइम पे होती है सिंगोड़गढ़, जो कि दमोह में देखने को मिलता है। चौरागढ़ होती है रानी दुर्गावती के समय पे, जो कि नरसिंहगढ़ में देखने मिलता है, नरसिंहपुर में। और फिर रामनगर होती है हृदय शाह के टाइम पे, और मंडला होती है नरेंद्र शाह के टाइम पे। इसको हम याद रखेंगे। फिर सबसे पहले आपके आते हैं यादव राय। कब आते हैं? 1328 से 1440 तक। तो गौड़ वंश का संस्थापक बोलते हैं यादव राय को। और इनका जन्म जो होता है गोदावरी के तट पर सहल गांव में होता है। फिर मां नर्मदा की प्रेरणा से दमोह या फिर गढ़ा के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह करते हैं। और फिर इसके फलस्वरूप इनको गौड़ साम्राज्य की गौड़ साम्राज्य मिलता है। और फिर गौड़ साम्राज्य की नींव रखते हैं। यादव राय को साम्राज्य स्थापित करने के लिए तिलवारा के तांत्रिक सुरभि पाठक हेल्प करते हैं। ठीक है, सहयोग करते हैं। यादव राय के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं खड़जी, गौरक्षदास, सुखनदास और अर्जुनदास। और इन्हीं अर्जुनदास के पुत्र होते हैं संग्राम शाह। तो संग्राम शाह कब से कब तक रहते हैं? 1510 से 1543 तक। इनका वास्तविक नाम होता है आमरदास, जो कि अर्जुनदास का पुत्र होता है। इनको पुलत्स्यवंशी मिलता है, सिक्कों पर इनका नाम क्या मिलता है? पुलत्स्यवंशी। फिर क्या होता है कि अमरदास जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह की हेल्प करते हैं रायसेन को जीतने में, रायसेन विजय में। तो फिर वह इसको संग्राम शाह की उपाधि देता है। तो संग्राम शाह इनका नाम होता नहीं, इनका नाम क्या होता है? अमरदास या पुलत्स्यवंशी। संग्राम शाह की उपाधि कौन देता है? तो बहादुर शाह देता है। कब देता है? जब रायसेन विजय में उसकी हेल्प करते हैं संग्राम शाह। तो यह गौड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक होता है संग्राम शाह। इसके पुत्र होते हैं दलपत शाह, जिनकी पत्नी का नाम होता है रानी दुर्गावती। और फिर दूसरा पुत्र होता है चंद्र शाह। अब इनका स्थापक में योगदान देते हैं संग्राम सागर लेक। अगर कभी आप जबलपुर गए हैं और उधर बाजना मठ जाएंगे, तो बाजना मठ और संग्राम सागर लेक एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो बाजना मठ मंदिर है जो कि भैरव भगवान को समर्पित है जबलपुर में, और संग्राम सागर लेक जो है वो भी इसके सामने है, और एक संग्राम शाह ने बनवाई थी। फिर सिंगड़गढ़ का किला देखने को मिलता है, जो कि दमोह जिले में मिलता है। यह किसने बनवाया था? संग्राम शाह ने। और यह राजधानी कौन बनाता है अपनी? तो संग्राम शाह यहाँ पे राजधानी को शिफ्ट करते, राजधानी परिवर्तन करते। कहाँ से? गढ़ा से सिंगड़गढ़। फिर चौड़ागढ़ का किला भी यही बनवाते हैं। और यहाँ राजधानी कौन बनाता है अपनी? तो यहाँ पे रानी दुर्गावती अपनी कैपिटल शिफ्ट करती है। रानी दुर्गावती जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट करती हैं। ठीक है, राजधानी बनाती हैं इधर पे। ठीक है। फिर आता है संग्राम शाह। तो संग्राम शाह ने साहित्य में क्या योगदान दिया? तो संस्कृत भाषा के अच्छे खासे जानकार होते हैं।
तो इसलिए ये किताब लिखते हैं कि रस रत्न माला की एक रचना करते हैं। और इनके जो दरबारी कवि होते हैं वो होते हैं दामोदर ठाकुर। फिर क्या होता है कि रूपनाथ झा है, रूपनाथ झा। तो रूपनाथ झा द्वारा एक किताब रचित होती है, उसका नाम होता है गणेश नृपवर्णम। तो गणेश नृपवर्णम में क्या होता है, संग्राम सहाय के 52 गढ़ों को गढ़ाधिपति बोलते हैं, ठीक है, 52 किलों को गढ़ाधिपति बोलते हैं। फिर आते हैं दलपत साय। तो दलपत साय जब 1543 में गद्दी पर बैठते हैं, 1542 में क्या होता है, इनकी शादी होती है रानी दुर्गावती, चंदेल राजकुमारी होती है, चंदेल वंश की राजकुमारी होती है रानी दुर्गावती, उनके साथ इनका विवाह संपन्न होता है। फिर इनके टाइम पे विद्वान कौन होते हैं, विद्वान मेघ होते हैं और दामोदर ठाकुर होते हैं। फिर क्या होती है, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कब, 1550 में। तो फिर रानी दुर्गावती क्या करती है, अपने पुत्र वीर नारायण के राज सिंहासन पर बैठाती हैं और उनकी संरक्षिका के रूप में काम करती हैं। तो 1550 से 1564 तक यह शासन करती हैं। और दलपत साय की मृत्यु के पश्चात रानी दुर्गावती आधार सिंह कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर, तो याद रखना है कौन कौन से लोग होते हैं जिनकी सलाह पर काम करती हैं। तो आधार सिंह कायस्थ, जिनने आधार ताल बनाया था जबलपुर में। तो आधार सिंह कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर संरक्षिका के रूप में काम करती हैं और अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बिठाकर राज करती हैं, ठीक है। दलपत साय के टाइम पे क्या होता है, राजधानी कहाँ होती है, सिंगौड़गढ़, जो कि संग्राम साय के टाइम पे भी होता है। फिर ये सिंगौड़गढ़ से कैपिटल शिफ्ट करती है, राजधानी शिफ्ट करती है चौड़ागढ़, जो कि नरसिंहपुर में पड़ता है आपके, ठीक है। इनके दरबार में कौन होते हैं, पद्मनाथ भट्टाचार्य होते हैं, महेश ठाकुर होते हैं और भागीरथ जैसे अन्य विद्वान होते हैं। इनका हाथी जो होता है वो सफ़ेद होता है, उसका नाम होता है सरमन। अब क्या होता है, हिंदू भी हमले होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके टाइम पे कोई युद्ध नहीं हुआ हो। जैसे उन्होंने देखा कि गौड़ राज्य में रानी अब शासन कर रही हैं, तो वो कमज़ोर समझ के लोगों ने आक्रमण किए। तो सबसे पहले आक्रमण होता है अफगान सरदारों का, तो उनको रानी बुरी तरह पराजित करती हैं। फिर होता है बाज बहादुर का भी होता है, तो उसको भी रानी बुरी तरह पराजित करती है। तीसरा आक्रमण होता है मुग़ल सेनापति आसफ खान का, जिसको मुरीद खां भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रानी हार जाती हैं। तो यह जो युद्ध होता है, युद्ध को क्या बोलते हैं, नरई का युद्ध बोलते हैं। कब होता है, 1564 में। इसको याद रखेंगे, 1564 में होता है नरई का युद्ध। किसके बीच में, मुगल सेनापति आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच में नरई का युद्ध। तो इसमें क्या होता है कि रानी दुर्गावती जब बुरी तरीके से घायल हो जाती है और उनको अब लगता है कि अब पकड़े जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है, तो फिर अपनी ही कटार निकालती हैं और स्वयं पर घात करती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं, ठीक है। रानी दुर्गावती समाधि कहाँ देखने मिलती है, तो बरेला जबलपुर में इनकी समाधि देखने को मिलती है। और फिर क्या होता है कि जैसे ही गौड़ रियासत पे कब्जा होता है मुग़लों का, तो फिर वह अपने सूबेदार कौन से नियुक्त करते हैं, तो आसफ खां को और कासिम खां को, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि रानी दुर्गावती का योगदान क्या क्या है, पचपटा मंदिर होता है जबलपुर में, जो कि दीवान आधार कायस्थ द्वारा निर्मित होता है। रानी ताल जबलपुर होता है, आधार ताल भी कौन बनाता है, आधार कायस्थ द्वारा। और चेरी ताल याद रखना, दासी चेरी के नाम पर बनाया जाता है। फिर क्या होता है, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की पहल की गई, ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रानी दुर्गावती हारती हैं तो यहाँ पे मुग़लों का शासन हो जाता है। लेकिन जैसे कि हम पहले बताए थे कि क्या करते हैं, जब कोई सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, किसी टेरिटरी को एक्वायर करती है, जीतती है, तो वह अपने सूबेदार नियुक्त करती है या फिर किसी संधि के तहत उन्हीं राजाओं के भाइयों को, वंशजों को रूल करने का अधिकार दे देती है। तो कुछ ट्रीटी लगाती है ताकि उनका फ़ायदा होता रहे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो 52 गढ़ होते हैं, उन 52 गढ़ों में से 10 गढ़ देने पड़ते हैं चंद शाह को। चंद शाह कौन होता है, दलपत शाह का भाई होता है। तो 10 गढ़ मुग़लों को देने के बाद पुनः गद्दी पर बैठ जाता है और 1576 तक शासन करता है। अभी ट्रीटी कब होती है, 1567 में होती है। 1567 में अकबर के साथ ट्रीटी होती है। 1564 में युद्ध होता है, रानी हार जाती हैं। फिर क्या होती है, संधि होती है, और इस संधि के तहत क्या करता है, मुग़लों को 10 गढ़ देता है, ठीक है। और फिर 1576 तक शासन करता है। फिर इसके बाद आता है मधुकर शाह, 1576 से 86। चंद्र शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र मधुकर शाह गद्दी पर बैठता है और यह मुग़ल दरबार में पहुंचने वाला पहला गौड़ शासक होता है, ठीक है। पहला गौड़ शासक होता है जो मुग़ल दरबार में पहुंचता है। अब इसके टाइम पे क्या होता है, बघेलखंड के साथ इनके संघर्ष चलते हैं। तो गौड़ बघेली संघर्ष किसके टाइम पे, मधुकर शाह है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मधु मतलब मीठा, मीठे के टाइम पे क्या होता है, मीठे को हर कोई चिपकता है, मतलब ऐसे मधु के लिए। तो मधुकर शाह के साथ क्या होता है, गौड़ी बघेल संघर्ष चलते हैं। फिर आता है प्रेम शाह। प्रेम शाह क्या होता है, गढ़ा का शासक बनता है। इसके टाइम पे विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी प्रमुख विद्वान होते हैं। फिर क्या होता है, जुझार सिंह बुंदेला होता है इसके टाइम पे। तो जुझार सिंह बुंदेला क्या करता है, बुरी तरीके से मारता है किसको, प्रेम शाह को। ये प्रेम से रहता है, लेकिन ओरछा रियासत के जुझार सिंह बुंदेला होते हैं। तो 1634 में क्या करते हैं, मारते हैं, किसको मारते हैं,
प्रेम शाह को मारते, ठीक है, 1634 में। ओरछा रियासत के होते हैं। तो प्रेम शाह फिर क्या होता है, मारा जाता है, और फिर यहाँ पे चौड़ागढ़ को भी लूटते हैं अच्छे से। फिर आता है हृदय शाह। हृदय शाह आता है 1635 से 1671 तक रहता है। फिर जब चौड़ागढ़ भी खत्म हो जाता है, चौड़ागढ़ किसके टाइम पे बनाई गई थी कैपिटल, रानी दुर्गावती के टाइम पे। अब चौड़ागढ़ को भी लूट लिया किसने, जुझार सिंह बुंदेला ने। अब कैपिटल नहीं बनेगी, कैपिटल का नाम क्या होगा, रामनगर। तो हृदय शाह आते हैं, रामनगर को कैपिटल बनाते हैं। इनके टाइम पे विद्वान कौन होते हैं, विष्णु दीक्षित, कमला दत्त ठाकुर और बैजनाथ दीक्षित। अब स्वयं हृदय शाह संगीतकार होता है, इसलिए हृदय कौतिक और हृदय प्रकाश की रचना करता है। इसके पुत्र होते हैं छत्रसाल और हरि सिंह, ये याद रखना है, ठीक है। फिर मंडला के निकट हृदय नगर की स्थापना करता है। आयताकार पद्धति में मोती महल को बनाता है, तो हृदय से मोती निकले जिसके, वह हृदय शाह। तो मोती महल बनाता है हृदय शाह। इसने बघेलन महल रानी चिमनी बेगम के लिए बनाया था। बघेलन महल या फिर बेगम महल दोनों एक ही बात है। चिमनी बेगम की याद में बनाया था। राय भगत की कोठी भी किसने बनाई थी, हृदय शाह ने बनाई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी रिसेंटली क्या किया, मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। तो याद रखना है, हृदय शाह मेडिकल कॉलेज कहाँ का नाम बदला है, मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम। फिर इसके बाद आते हैं हृदय शाह के पुत्र छत्रसाल। तो हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात का पुत्र 13 वर्ष तक शासन करता है, और इसके शासनकाल में औरंगजेब का दक्षिण अभियान प्रारंभ होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके उत्तराधिकारी कौन होते हैं, इसका उत्तराधिकारी होते हैं केसरी शाह, हरि सिंह, पहाड़ सिंह वगैरह। फिर आते 1687 में आते 1731 तक रहते हैं छत्रसाल। बुंदेला के आक्रमण किसके टाइम पे होते हैं, नरेंद्र शाह के टाइम पे। तो नरेंद्र शाह के टाइम पे छत्रसाल बुंदेला का आक्रमण होता है। अब इनके टाइम पे क्या होता है, मराठाओं का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। कब होता है, जब क्या होता है कि छत्रसाल बुंदेला जो होते हैं, तो छत्रसाल बुंदेला पे आक्रमण करता है बंगस, खान बग्गस, ठीक है। तो उनसे सुरक्षा के लिए बाजीराव पेशवा से हेल्प मांगते छत्रसाल बुंदेला। तो बाजीराव पेशवा के बीच में और मोहम्मद खान बंगस के बीच में 1728 में अमझेरा का युद्ध होता है। तो क्या होता है कि मराठाओं की पहुंच कहाँ तक हो जाती है, मालवा तक हो जाती है, बुंदेलखंड तक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि मराठाओं का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो मराठा हस्तक्षेप किसके टाइम पे शुरू होता है, नरेंद्र शाह के टाइम पे, याद रखना है, ठीक है। फिर छत्रसाल बुंदेला के आक्रमण से भय से नरेंद्र शाह ने क्या कर दिया, राजधानी रामनगर की जगह मंडला को बनाया, और फिर इससे ही गढ़ा मंडला कहा जाने लगा इन पे। ये इसकी मुद्रा पे महाकाली देखने को मिलती है। इनकी पुत्री होती है मानकुंवर और दानकुंवर। तो देवगढ़ के जो शासक होते हैं बखत बुलंद, देवगढ़ के जो शासक होते हैं बखत बुलंद, ये हिंदू शासक होते हैं। औरंगजेब के प्रभाव के कारण ये अपना धर्म परिवर्तन और अपनी देवगढ़ को इस्लाम गढ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हिंदू शासक होते हैं, सिर्फ नाम परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन करते हैं। तो इन देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद और रतनपुर के राजा राज सिंह से कर देते हैं मानकुंवर और दानकुंवर का व्यवहार, एक एक का एक, ठीक है। फिर आते हैं महाराज सिंह। तो महाराज सिंह क्या करते हैं, नरेंद्र सिंह का पुत्र होता है, और मराठा शासक बालाजी बाजीराव 1741 में मंडला पर आक्रमण करके उसे जीत लेते हैं, और इसी सदी में वो मर जाता है, ठीक है। फिर आते हैं शिवराज सिंह। शिवराज सिंह क्या करते, पेशवा ने शिवराज सिंह को मंडला की गद्दी पर बिठाया और 4 लाख रुपये सालाना चौथ निर्धारित कर दी। फिर आते हैं निजाम शाह। निजाम शाह के टाइम पे कौन होती है, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि होते हैं, और गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचयिता होते हैं। राजराजेश्वरी भवन का निर्माण कौन करता है, निजाम शाह करता है, याद रखना है। राजराजेश्वरी भवन का निर्माण कौन करता है, निजाम शाह। फिर होते हैं नरहरि शाह। नरहरि के शाह के टाइम पे तेजगढ़ का युद्ध होता है, तेजगढ़ का युद्ध होता है। तेजगढ़ के युद्ध में मराठाओं गढ़ा मंडला पर नियंत्रण कर लेते हैं, ठीक है। फिर सुमेर शाह होते हैं, बिसारी चांदो के नरहरि शाह होते हैं। फिर शंकर शाह इंपॉर्टेंट है। अब शंकर शाह क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह करते हैं वो होते हैं शंकर शाह और उनका पुत्र रघुनाथ शाह। तो क्या होता है कि 18 सितंबर 1857 को कैपिटल किला क्या करता है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोपों से उड़वा देता है जबलपुर में। तो जबलपुर में जब आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो इनका स्टैचू देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर क्या करता है, इनके सम्मान में 2022 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या करते हैं, शंकर शाह विश्वविद्यालय। तो याद रखना है आपको, हृदय शाह कहाँ का होता है, मंडला का मेडिकल कॉलेज का नाम बदलते तो हृदय शाह कर देते हैं, और छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम बदल के शंकर शाह करते हैं। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। फिर आती है रानी कमलापति। तो रानी कमलापति कहाँ से संबंधित होती हैं, सल्कनपुर रियासत से संबंधित होती हैं। कृपाल सिंह के यहाँ इनका जन्म होता है, और शादी होती है गिन्नौर रियासत के राजा निजाम शाह से। फिर निजाम शाह की मृत्यु के बाद क्या करती हैं, भोपाल पर शासन करती हैं
अपने पुत्र के संरक्षण में, जैसे कि रानी दुर्गावती करती हैं। दोस्त मोहम्मद खान आता है जो कि औरंगजेब का सेनापति होता है, उसके षड्यंत्र के कारण छोटे तालाब में जल समाधि ले लेती हैं। और 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब रानी दुर्गावती से संबंधित तथ्य उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। तो क्या क्या है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पे, RDBB जबलपुर। रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना क्या है, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए। रानी दुर्गावती पुरस्कार किसके लिए है, तो 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो मेधावी छात्र होते हैं उनके उस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व दमोह में है। रानी दुर्गावती एयरपोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर डुमना। रानी दुर्गावती जयंती जो होती है 5 अक्टूबर को होती है। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कब होता है, 24 जून को होता है। रानी दुर्गावती सम्मान की शुरुआत कब करी गई थी, 2008 में। समाज सेवा उद्यमिता के क्षेत्र में जनजाति महिलाओं को दिया जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर गौड़ साम्राज्य से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला को देखेंगे। तो चौरागढ़ किसने बनवाया था, चौरागढ़ बनवाया था आपका संग्राम शाह ने, कहाँ पे, नरसिंहपुर में। सिंगोड़गढ़ किसने बनवाया था, यह भी दमोह में बनवाया संग्राम शाह ने। बाजना मठ जबलपुर में संग्राम शाह ने। पचपटा मंदिर आधार सिंह कायस्थ ने, कहाँ पे, गढ़ा जबलपुर में। मोती महल बनाता है हृदय, हृदय से मोती निकल रहे हैं ना, किसके निकल रहे, रामनगर मंडला हृदय शाह। बघेलिन महल कौन बनाता है, हृदय शाह बनाता है चिमनी बेगम की याद में, ठीक है, रामनगर मंडला में। और राजराजेश्वरी मंदिर बनाता है निजाम शाह, कहाँ पे, मंडला में। अब साहित्यकार जो होते हैं, संग्राम शाह रस रत्नमाला लिखते हैं, दामोदर ठाकुर लिखते हैं दिव्य निर्णय, महेश ठाकुर लिखते हैं आलोक दर्पण और तिथि तिथ्य चिंतामणि। पद्मनाथ भट्टाचार्य दुर्गावती प्रकाश लिखते हैं, वीर चंपू लिखते हैं। भानुदत्त मिश्र की है रसमंजरी। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की है गजेंद्र मोक्ष, इंपॉर्टेंट है। रूपनाथ झा की है गणेश नृवर्णनम, इंपॉर्टेंट है। और वीर वाजपेयी की है प्रेम दीपिका। फिर आता है देवगढ़ का गौणराज। तो जैसे ही दुर्गावती वाला गौणराज्य जो है कमजोर पड़ने लगता है तो फिर देवगढ़ वाला गौणराज आ जाता है, ठीक है। गढ़ा मंडला की कमजोर हो जाने के बाद देवगढ़ के धुड़वा गौड़ का राज्य का उदय हो जाता है। पहले गोली ग्वाल अहिल लोगों का राज्य था यहाँ पे। धनसूर और रणसूर ग्वाल राजाओं की हत्या कर राजा जाटवा ने देवगढ़ राज्य की पुनर्स्थापना की। शासित क्षेत्र कौन सा है, देवगढ़ का गौड़ साम्राज्य का विस्तार कहाँ पे, पूर्व में वैनगंगा नदी होती, पश्चिम में वर्धा, उत्तर में छपारा सिवनी और दक्षिण में चांदा नदी महाराष्ट्र, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वर्तमान के क्षेत्र कौन से हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नागपुर, वर्धा क्षेत्र इसका विस्तार है। फिर आते सबसे पहले देवगढ़ किले के निर्माण कौन करता है, राजा जाटवा करते हैं। और राजा जाटवा गढ़ा मंडला के शासक प्रेम शाह के समकालीन हैं। फिर आता है कोकसार प्रथम, ये ऐसे ही होता है, मतलब टुच्चा सा होता है, ठीक है, नशे में चूर रहता है, आलसी रहता है, बिलासता में रहता है और फिर मुगलों के अधीन हो जाता है। फिर आते हैं केसरी शाह, राजा जाटवा द्वितीय भी बोलते हैं। तो कोकसार के पुत्र केसरी शाह देवगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी होते हैं। फिर आता है कोकसार द्वितीय देवगढ़ राज्य की गद्दी पर बैठता है। और फिर क्या होता है, लगान सिस्टम शुरू हो जाता है, लेकिन लगान क्या हो जाता है, देते नहीं है, तो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिर दे नहीं पाते, तो फिर क्या करता है कि औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपना धर्म छोड़कर क्या करते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और अपना नाम क्या रखते हैं, इस्लाम यार खान। फिर आता है दीदार या दीन दार शाह है, तो यह किसका छोटा भाई होता है, कोकसार द्वितीय का छोटा भाई होता है। 1680 में देवगढ़ की सत्ता संभालता है। फिर आता है महीपत, महीपत क्या है, महीपत कोकसार द्वितीय का बड़ा भाई है, औरंगजेब से संधि कर गद्दी पर बैठ गया। इसने अपना नाम बदलकर बखत बुलंद कर लिया। अब बखत बुलंद हम पढ़े थे, नरेंद्र शाह की पुत्रियों का विवाह मानकुंवर दानकुंवर के विवाह एक तो बखत बुलंद से होता है, तो उनको हम देख लेते एक बार। नरेंद्र शाह की पुत्री मानकुंवर दानकुंवर का विवाह एक तो बखत बुलंद से होता है, जो कि पहले हिंदू होता है फिर मुसलमान हो जाता है, ठीक है, देवगढ़ का शासक होता है। इसका पहले नाम क्या होता है, महीपत होता है, महीपत शाह। देवगढ़ का नाम बदलकर क्या कर लिया जाता है, इस्लामगढ़। चांद सुल्तान कौन होता है, देवगढ़ राज्य का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा, बखत बुलंद के बाद उसका पुत्र चांद सुल्तान होते हैं। राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित करता है, तो कैपिटल शिफ्ट करता है कहाँ से, देवगढ़ छिंदवाड़ा से नागपुर की तरफ। फिर इसके बाद आता है खेलला का गणराज्य। तो खेलला के गणराज्य को बदनून नाम से जाना जाता है। खेलला का किला कहाँ पे है, बैतूल जिले में देखने मिलता है। देवगढ़ का किला कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। एक मराठी ग्रंथ है विवेक सिंधु, उसमें खेलला राज्य का वर्णन मिलता है। अब इसके प्रमुख शासक कौन है, राजा इल, नरसिंहराय और जैतपाल हैं। खेलला किले का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, महमूदाबाद। अब देखेंगे बुंदेलखंड रियासत, तो बुंदेलखंड रियासत को भी हम पढ़ेंगे। तो जब बुंदेलखंड रियासत को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि बुंदेला के जो अयोध्या के राजा राम होते हैं ना, तो बुंदेला लोग अपने अयोध्या के राजा राम के पुत्र लव के वंशज मानते हैं स्वयं को। बुंदेला लोग जो हैं लव के वंशज हैं, ऐसा स्वयं को वो लोग मानते हैं।
कालांतर में इसी वंश के वीरभद्र बुंदेला ने मऊ, महोनी, अटेर, उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाकर अटेर बुंदेलखंड बुंदेला राज्य को स्थापित किया। अब यहाँ पे ये सब फालतू है, याद रखिएगा। बुंदेली रियासत में कितनी रियासतें थी? 15, जिनमें से कुछ रियासतें कौन कौन सी? ओरछा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ओरछा से ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। दूसरा आपका जैतपुर इंपॉर्टेंट है, शाहगढ़ इंपॉर्टेंट है, जो कि बुंदेला विद्रोह के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो ओरछा को देखते हैं। ओरछा में कौन है आपके, किसने संस्थापक हैं? रुद्र प्रताप सिंह। गढ़कुंडा इनकी कैपिटल होती, जो कि वर्तमान निमाड़ी क्षेत्र है ओरछा। ठीक है, तो क्या करते हैं, रुद्र प्रताप सिंह जो होते हैं गढ़कुंडा को कैपिटल बनाते हैं, 1501 में इस्टेब्लिश करते हैं ओरछा रियासत को, और 1531 में क्या करते हैं, ओरछा शहर की स्थापना करते हैं, और फिर अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं ओरछा की तरफ। फिर भारती चंद्र बुंदेला आते हैं, जो कि राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर लेते हैं। भारती चंद्र बुंदेला ने क्या शेरशाह सूरी के विरुद्ध कलिंजर के शासक कीरत सिंह की मदद की थी। मधुकर शाह ने ओरछा में राजा राम मंदिर बनवाया था। तो राजा राम मंदिर ओरछा में बनवाया गया था, किसने बनाया था? मधुकर शाह ने, इसको याद रखेंगे। अब इनकी पत्नी होती नगनयनी, इनकी पत्नी होती गणेश कुंवरी। ठीक है, गणेश कुंवरी पत्नी होती इनकी, पत्नी गणेश कुंवरी। तो ये करती अयोध्या से राजा भगवान राम की मूर्ति लाती हैं, और फिर उस मूर्ति को इस्टेब्लिश करती, स्थापित करती, कहाँ पे? राजा राम मंदिर में। तो भारत का एकमात्र जगह या फिर दुनिया की एकमात्र जगह जहाँ पे भगवान राम को राजा राम की तरह पूजा जाता है। ठीक है, राम सिंह बुंदेला के जो दरबारी कवि थे केशवदास थे, जो कि हिंदी साहित्य के जाने माने कवि हैं। केशवदास ने क्या करते हैं, एक राय प्रवीण नाम की एक वेश्या होती है, उस पर आधारित नक्श का वर्णन नामक पुस्तक लिखते हैं। वीर सिंह बुंदेला एक राय प्रवीण महल ही बनवाते हैं इधर पे। ठीक है, राय प्रवीण महल, राय प्रवीण वेश्या के लिए। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के दोस्त होते हैं और ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाते हैं। वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किला में शिवपुरी में करेरा किले का निर्माण करवाया। दतिया किला और शिवपुरी में करेरा किले का निर्माण करवाया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि वीर सिंह बुंदेला जो होते हैं जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या करते हैं, और वीर सिंह बुंदेला ओरछा में सावन बातो महल को स्थापना करते हैं। मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण करते हैं। जुझार सिंह बुंदेला के भाई हरदौल सिंह होते हैं। हरदौल सिंह बुंदेला बुंदेलखंड में आज ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पहाड़ सिंह बुंदेला को मुगलों द्वारा मनसबदार बनाया जाता है। और जो हरदौल होते हैं ना, हरदौल के बारे में कहानी क्या है, हरदौल और जुझार सिंह की वाइफ जो होती हैं, ऐसा किंवदंतियों में कहा जाता है कि जुझार सिंह को शक हो जाता है कि इनकी भाई और हरदौल का कुछ सेटिंग चल रही है, मतलब संबंध चल रहा है नाजायज़। ठीक है, तो जुझार सिंह को ऐसा शक होता है, जुझार सिंह क्या करते, फोर्स करते हैं अपनी पत्नी के लिए कि हरदौल को जहर दे दो। तो पत्नी मना करती हैं उनकी कि हरदौल मतलब कि नहीं पियो, लेकिन हरदौल बोलते हैं कि नहीं, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए, हमने गलत नहीं किया कुछ, जहर पैसे में जहर पी लेते हैं। तो हरदौल की मनौती होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं हरदौल। ठीक है, मुगलों के मनसबदार कौन होते हैं? पहाड़ सिंह बुंदेला। फिर यशवंत होते हैं, जो कि चंदेरी और दतिया में नई रियासतों का जन्म देते हैं। ठीक है, फिर उद्योत सिंह होते हैं, जो कि पन्ना रियासत की नींव रखते हैं। ओरछा में शीश महल, आनंद मंदिर और उद्योत सागर तालाब का निर्माण कौन करवाते हैं? उद्योत सिंह। फिर पृथ्वी सिंह होते हैं, जो कि ओरछा के समीप पृथ्वीपुर का किला बनवाते हैं, जो कि निमाड़ी में देखने को मिलता है। और विक्रमजीत सिंह क्या करते हैं, राजधानी ओरछा से टेकरी ले जाती। टेकरी कहाँ पे? टीकमगढ़ में। विक्रमजीत सिंह क्या करते हैं, 1812 में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से एक सुरक्षा संधि करते हैं। और धर्मपाल बुंदेला क्या करते हैं, धर्मपाल बुंदेला की पत्नी होती है लड़ई दुलैया, तो बुंदेलखंड की विक्टोरिया भी कहा जाता है। यह क्या करती हैं, ठगी प्रथा खत्म करने के लिए कर्नल सलीमैन की मदद करती हैं और 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ देती हैं और 1868 में मर जाती हैं। फिर वीर सिंह जो देव होते हैं द्वितीय ओरछा रियासत का अंतिम शासक होते हैं। फिर आती है आपकी पन्ना। पन्ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो संस्थापक होते हैं छत्रसाल होते हैं। चंपत राय भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, बट छत्रसाल याद रखना है। बट छत्रसाल क्या करते हैं, शिवाजी की प्रेरणा से पन्ना रियासत की स्थापना करते हैं। और क्या होता है, 1728 में मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस का आक्रमण होता है, तो ये हेल्प मांगते किससे, पेशवा बाजीराव से। तो पेशवा बाजीराव आते हैं और इनकी हेल्प करते हैं और मोहम्मद खान बंगस को हरा के भगा देते हैं इधर से। ठीक है, फिर क्या होता है कि छत्रसाल बुंदेला ने जालौन, झांसी, सागर और गढ़ाकोटा की जागीरें दे देते हैं पेशवा को, और एक नर्तकी देते हैं जिसका नाम होता है मस्तानी। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। तो मस्तानी महल इन्हीं के लिए बनवाया जाता है। कहाँ पे, ओरछा में, सॉरी पन्ना में। छत्रसाल बुंदेला के दरबार में कवि भूषण होते हैं, बंसी हंसराज होते हैं और लाल कवि होते हैं। छत्रसाल बुंदेला ने धुबेला महल छतरपुर प्राणनाथ मंदिर पन्ना का निर्माण करवाया।
हृदय साय बुंदेला के रीवा के शासक अवधूत सिंह को हराकर रीवा पर अधिकार कर लिया। सभा सिंह जो होते हैं पन्ना में हीरा की खदानों की खोज किसके टाइम पे होती है? सभा सिंह के टाइम पे होती है, और सभा सिंह के टाइम पर ही सहायगढ़ रियासत की नींव रखी जाती है। फिर होते हैं इंदुपत बुंदेला जो कि पन्ना में जुगल किशोर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो जुगल किशोर मंदिर कहाँ पे? पन्ना में है। और किशोर सिंह कौन होते हैं? अंतिम स्वतंत्र शासक होते हैं। इसके बाद पन्ना रियासत अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है और हरबंस राय बुंदेला को शासक बनाया जाता है कंपनी की तरफ से। फिर आते हैं दतिया। दतिया के कौन होते हैं? भगवान राव बुंदेला। तो भगवान राव बुंदेला दतिया के होते हैं। भगवान राव वीर सिंह बुंदेला ने दतिया के किले का निर्माण करते हैं और पुत्र भगवान राव बुंदेला को दतिया की छोटी सी बड़ौनी की पृथक जागीरदारी दे देते हैं। तो भगवान राव बुंदेला जो है दतिया रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। वे कवि गोरेलाल यहाँ से संबंधित है जिनकी रचना है छत्र प्रकाश। शुभकर्ण को मुगल सेना का वीर सेनापति कहा गया है छत्र प्रकाश में, इसको याद रखेंगे। फिर औरंगजेब क्या करता है? महाराष्ट्र के सितारा किले पर पहरेदार नियुक्त करता है किसको? दलपत राव को। पृथ्वी सिंह बुंदेला हिंदी साहित्य के रसनिधि माने जाते हैं। इंद्रजीत सिंह बुंदेला होता है शत्रुजीत सिंह बुंदेला अन्य शासक। और फिर पारीक्षत बुंदेला होते हैं। पारीक्षत बुंदेला के शासनकाल में दतिया रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। फिर आपकी आती है अजयगढ़ रियासत जिसको संस्थापक होते हैं गुमान सिंह, और अजयगढ़ इनकी कैपिटल होती है। तो अजयगढ़ के जोधपुर के राजा पहाड़ सिंह बुंदेला के भतीजे होते हैं गुमान सिंह। सवाई महाराजा की उपाधि धारण करते हैं बखत सिंह बुंदेला, माधव सिंह और महपति बुंदेला इनके अन्य शासक होते हैं। इनका जो सेनापति होता है वो होता है लक्ष्मण दउआ। पत्नी 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लेती है, ठीक है। फिर जैतपुर रियासत आती है, इंपॉर्टेंट है। जैतपुर से राजा परीक्षित को याद रखना है क्योंकि राजा परीक्षित क्या करते हैं? बुड़वा मंगल महोत्सव का वो करते हैं, बुड़वा मंगल महोत्सव करते हैं। ये क्यों किया जाता है? अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ठीक है। कब? 1836 में। सहायगढ़ रियासत की याद रखना है। छत्रसाल बुंदेला के पुत्र हृदय साय बुंदेला होते हैं, वो सहायगढ़ रियासत की नींव डालते हैं, सहायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। और इधर के राजा जो होते हैं बखत बली होते हैं, उनका सेनापति कौन होता है? बोधन दउआ होता है, इसको याद रखेंगे। बखत बली क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते 1857 क्रांति में। फिर छतरपुर रियासत में कौन रखेंगे? कुंवर सोनी सिंह परमार छतरपुर। बस इतना ही याद रखना है इनमें। परीक्षा के नजरिए से चंदेरी बानपुर से कौन थे? भरत सिंह बुंदेला। चंदेरी केला गांव बानपुर की राजधानी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते। बिजहरागढ़ से कौन थे? बैनी हजूरी, कछवार, प्रयागदास। और गरौली से कौन थे? गोपाल सिंह। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के पुराने नाम। तो ये पुराने नाम से हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसा कि आज के लेक्चर में हमने भ्रगनापुर पढ़ा था। भ्रगनापुर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि किस जगह का नाम है भ्रगनापुर, पुराना नाम। काकड़ाम सांची, दसपुर मंदसौर, पांचालगढ़ पचमढ़ी, तुंडीगढ़ दम्मू, सादियाबाद मांडू, मयूरभंज मुरैना, मांधाता ओमकारेश्वर या खंडवा, दिलीप नगर दतिया, भेलसा विदिशा, खानदेश बुरहानपुर, स्वभोगनगर, एरण मतलब सागर। फिर प्राचीन नाम क्या है? विशाल अवंती उज्जैन का, कारोस बघेलखंड का, बांधवेश बघेलखंड का, रीवा का, ब्रह्मपुरी चित्रकूट का। PYQ है। तेवर त्रिपुरी, उच्चकल्प क्या? उचहरा कहाँ पे देखने को मिलता है? सतना में। डाहलदेव जबलपुर, गंगापुरी ओरछा, अनलपुर शिवपुरी और मुड़वाड़ा कटनी में एक स्टेशन है मुड़वाड़ा। तो इजीली कर लोगे आप लोग। अब देखो बुंदेलखंड रियासत से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला क्या है? तो ओरछा का किला कौन बनवाते हैं? रुद्र प्रताप सिंह या भारती चंद्र, ठीक है। ओरछा रानी महल और शहर पनाह बनाते हैं ओरछा में कौन? भारती चंद्र। फिर राम राजा मंदिर कौन बनाता है? मधुकर सहाय। गणेश कुंवर इनकी पत्नी होती जो कि अयोध्या से राजा राम भगवान की मूर्ति लाती हैं और इधर पर स्थापित करती हैं। तो ओरछा में राजा राम मंदिर होता है, मधुकर सहाय बनाते हैं। दतिया, करेरा, जहांगीर महल, चतुर्भुज महल और सप्तखंडा महल कहाँ पे? ओरछा। दतिया कहाँ पे? दतिया का किला बनता है दतिया में, वीर सिंह बुंदेला। करेरा का किला बनता है शिवपुरी में, वीर सिंह बुंदेला। जहांगीर महल बनता है ओरछा में, वीर सिंह बुंदेला। चतुर्भुज मंदिर बनता है ओरछा में, वीर सिंह बुंदेला। सप्तखंडा महल बनता है दतिया में, वीर सिंह बुंदेला। छतरपुर शहर, छतरपुर में छत्रसाल बसाते हैं। और प्राणनाथ का जो मेला होता है पन्ना में छत्रसाल बसाते हैं। सागर शहर कौन है? सागर में उड़ान सिंह द्वारा बसाया जाता है। अजयगढ़ का किला जो है पन्ना में होता है, अजयपाल बसाते हैं। बुंदेली दरवाजा होता है रीवा में, हृदय साय बनवाते हैं, ठीक है, इसका याद रखना है। राजा हरदौल का संबंध कहाँ से? ओरछा रियासत से है। हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या फिर यज्ञ का भंडारा हो उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता गायन परंपरा के हैं। राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम बघेलखंड रियासत पे। तो बघेलखंड जो है, बघेल मूलतः कहाँ के थे? गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश से संबंधित होते हैं। कौन? बघेल।
बघेलों में होता है आपका व्याघ्रपल्ली। व्याघ्रपल्ली होता है, मतलब जो क्या होते हैं कि कुमारपाल होते हैं अपनी मौसी के बेटे अरुणराज को व्याघ्रपल्ली, एक प्लेस का नाम होता है जिसको बघेलवाड़ी भी बोलते हैं, वहाँ का सामंत बना के भेजते हैं। तो इस कारण से इनका नाम क्या हो जाता है, व्याघ्रदेव हो जाता है। फिर व्याघ्रदेव का बेटा होता है लवण लवण प्रसाद, और लवण प्रसाद बघेलखंड के ऐतिहासिक स्रोत में व्याघ्रदेव कहे गए हैं। तो व्याघ्रदेव किसे बोला गया है, लवण प्रसाद। व्याघ्रदेव को बघेल वंश का आदि पुरुष माना जाता है। व्याघ्रदेव का पुत्र होता है कर्णदेव, और कर्णदेव का पुत्र होता है व्याघ्रदेव का पुत्र कर्णदेव, और कर्णदेव का पुत्र होता है बीमलदेव और विशलदेव। अब देखो क्या होता है कि 1236 के आसपास कलिंजर में भरजाती होती है और गहोरा में होती लोधी वंश। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता है सत्ता का, दोनों के बीच में युद्ध चलता है। तो क्या करते हैं, व्याघ्रदेव भीमलदेव और विशलदेव को किसकी सहायता के लिए भेजते हैं, तो कलिंजर भेजते हैं भरजाती की राज सुरक्षा के लिए। तो फिर भरजाती विजयी होती है, लोधी वंश को हरा देते हैं। तो भरजाती के लोग खुश होकर क्या देते हैं, भीमलदेव को गहोरा क्षेत्र सौंप देते हैं और विशलदेव वापस गुजरात लौट जाते हैं। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो बघेलखंड वंश की स्थापना किसने करी थी, 1236 में भीमलदेव ने की थी, गहोरा चित्रकूट के समीप बघेल वंश की स्थापना करी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर क्या होता है कि रानिंगदेव आते हैं। तो रानिंगदेव क्या है, वीर भानुदेव काव्य में रानिंगदेव को गहोरा का प्रथम शासक माना गया है। फिर आपके आते हैं वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव क्या करते हैं, खानवा का युद्ध होता है, खानवा के युद्ध में राणा संगा की हेल्प करते हैं, किसमें, 1527 में राणा संगा की हेल्प करते हैं। राणा संगा की हेल्प करते हैं, फिर ये हार जाता है राणा संगा की तरफ से। लेकिन फिर क्या होता है, वीर सिंह देव की बाबर से दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो वीर सिंह देव क्या करते हैं, जल समाधि लेते हैं प्रयाग में। तो बघेली रियासत के एकमात्र राजा हैं जो जल समाधि लेते हैं। यह कबीर पंथी होता है, कबीर का भक्त होता है, साहब सलाम कहकर इसका अभिवादन किया जाता है। फिर आते हैं वीर भानु। तो वीर भानु के टाइम पे क्या होता है, देखो अब क्या होता है वीर भानु के टाइम पे कि जो वीर सिंह देव होता है इनकी क्या हो जाती है, बाबर से दोस्ती हो जाती है। तो फिर यह हेल्प करते हैं हुमायूं की भी, कौन से युद्ध में, चौसा के युद्ध में। जब चौसा के युद्ध में हेल्प करेंगे वीर भानु, चौसा के युद्ध में वीर भानु ने हुमायूं की मदद करी, तो हुमायूं की मदद करते हैं वीर भानु चौसा के युद्ध में। तो फिर 1545 में कलिंजर पर हमला करता है कौन, शेरशाह है। शेरशाह कि तुमने हुमायूं की मदद क्यों की थी बेटा। तो 1545 में शेरशाह सूरी कलिंजर पर अभियान करता है, और क्यों करता है, क्योंकि ये हुमायूं की हेल्प करते हैं 1539 में चौसा के युद्ध में। फिर रामचंद्र देव आते। तो रामचंद्र देव जो होते हैं अकबर के समकालीन होते हैं, दरबारी संगीतक होते हैं इनके तानसेन। रामचंद्र देव द्वारा तानसेन 1564 में क्या होता है, गहोरा से कैपिटल शिफ्ट होती है बांधवगढ़। बघेलखंड रियासत को बंधुराज या बांधवेश भी कहा जाने लगा। और 1584 में अकबर के दरबार आगरा में जो लगता है फतेहपुर सीकरी में, वहाँ पर यह उपस्थित होते हैं। फिर क्या होता है, तानसेन इनके दरबार में होते तो अकबर उनको बुला लेता है। ठीक है, अकबर ने वीरभद्र देव को राजा की उपाधि देते हैं और बांधवगढ़ का शासक नियुक्त करते हैं। इनके दरबारी जो होते हैं पद्मनाथ मिश्र होते हैं, जिन्होंने वीरभद्र चंपू रचना की थी। गहोरा से बांधवगढ़ आते समय पालकी से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं दुर्योधन। तो दुर्योधन के टाइम पे क्या होता है, 1601 में वीरभद्र देव की किसी पुत्र को मान्यता नहीं दी जाती। 1601 में अकबर वीरभद्र देव के पुत्र दुर्योधन को राजा के रूप में मान्यता देते हैं और भारतीय चंद्र को उसका संरक्षक नियुक्त करते हैं। फिर आता है विक्रमजीत सिंह। तो विक्रमजीत सिंह क्या करता है, बांधवगढ़ से रीवा कैपिटल शिफ्ट करता है और बांधवगढ़ को सेना मुख्यालय बनाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर आता है अमर सिंह। तो अमर सिंह क्या होता है, साहित्य प्रेमी होता है, नीलकंठ और भूपति राय विद्वान होते हैं। फिर अमरेश बिलास किसकी रचना है, नीलकंठ की। सतना में जो अमरपाटन देखने को मिलता है उसको अमर सिंह ही बसाते हैं बघेल डायनेस्टी के। ठीक है, फिर आते हैं जय सिंह। अंग्रेजों के साथ 1812 में बांदा की संधि करते हैं, हिंदी और संस्कृत के लेखक होते हैं। जय सिंह ने हरिचरित चंद्रिका ग्रंथ की रचना करी थी। किसने, जय सिंह ने हरिचंद्रिका ग्रंथ की रचना करी थी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं विश्वनाथ सिंह। तो विश्वनाथ सिंह ने 18 ग्रंथों की रचना करी थी, जिनमें आनंद रघुनंदन और कबीर बीजक शामिल हैं। फिर आते रघुराज। रघुराज इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 क्रांति के समय बघेली रियासत के शासक होते हैं। लॉर्ड कैनिंग एक बार इनके दरबार में आते हैं। सर्वप्रथम 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेल लाइन का प्रारंभ इन्हीं के क्षेत्र से हुआ। 1871 में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना होती है, इसमें रीवा, मैहर, नागौद, सुहाबल और कोठी देखने को मिलती है। बघेलखंड एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन होता है, कैप्टन गुडफेलो को बनाया गया था। ठीक है, इन्होंने गोविंदगढ़ किले का निर्माण किया था। तो इन्होंने गोविंदगढ़ किला बनाया था। ठीक है, गोविंदगढ़ किला कहाँ पे, रीवा में है। फिर आते हैं वेंकटरमन सिंह। 1895 में इनके समय रीवा राज्य में अकाल पड़ता है और अकाल पीड़ित कोष बनता है। किसके टाइम पे, वेंकटरमन सिंह के टाइम पे। सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण करता है। बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगता है इनके टाइम पे, और पशु पक्षियों के पोषण के लिए रीवा में एक कोठी भवन बनता है। ठीक है,
ये क्या करवाते हैं, रीवा दरबार में प्रेस की स्थापना करते हैं और शुभचिंतक नामक एक पत्रिका निकालते हैं। फिर महाराजा गुलाब सिंह आते हैं। गुलाब सिंह के टाइम पे क्या होता है, 1934 में इन्होंने पबाई रूल्स लागू करते हैं। तो पबाई रूल्स लागू करने वाले राजा कौन से होते हैं, महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1938 में जुबली जनाना अस्पताल रीवा में स्थापित करते हैं और इसको भी याद रखेंगे। तो कौन सा, पबाई रूल्स याद रखेंगे, जुबली जनाना अस्पताल याद रखेंगे, और 1936 में पंचवर्षीय शिक्षा योजना लागू करते हैं। तो कौन करते हैं, गुलाब सिंह। फिर मार्तंड सिंह आते हैं। रीवा रियासत का विलय 11 मार्च 1939 को भारत संघ में किया गया। गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र यही स्थापित करते हैं और गोविंदगढ़ का किला कौन बनवाते हैं, तो रघुराज सिंह होते हैं। इस पंथ के अंतिम शासक मार्तंड सिंह को भारत का पहला सफेद टाइगर मोहन मिलता है, ठीक है। फिर है कैपिटल है गहुरा किसके टाइम पे होती है, बिमल देव, बुल्लार देव, रनिंग देव, वीर सिंह देव और वीर भानु। फिर रामचंद्र देव जो आते हैं, वीरभद्र देव, ये बांधवगढ़ करते हैं। और रीवा से कौन, विक्रमजीत सिंह, अमर सिंह, अनूप सिंह, भाव सिंह, वेंकटरमन सिंह, गुलाब सिंह और मार्तंड सिंह। इस सोलंकियों की एक शाखा थी बघेलखंड में, ठीक है। व्याघ्रदेव आते हैं उत्तर भारत और चित्रकूट के पास क्या करते हैं, गहोरा राजधानी बनाते हैं। व्याघ्रदेव का पुत्र होता है कर्णदेव, जिसका विवाह रतनपुर की हय्ये वंश की राजकुमारी से होता है। दहेज में उसे बांधवगढ़ का किला मिलता है। कर्णदेव ने बांधवगढ़ को नवीन राजधानी बनाया, जो 1597 तक महाराजाओं का निवास स्थान रहा, इसको याद रखेंगे। अब क्या होता है कि ग्रंथ हैं, तो बघेल वंशावली किसकी है, अजवेश राम की है। रीवा राज दर्पण किसकी है, जीतन सिंह की है। व्याघ्रवंश का संग्रह रहमान अली की। बघेल वंश वर्णनम रूपाली शर्मा की। अमरेश विलास याद रखना नीलकंठ की। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह की है। हर्षचंद्र चंद्रिका है जय सिंह की। और वीरभद्र जम्पू है पद्मनाथ मिश्रा की, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछते हैं, तो आपसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि संस्थापक कौन है। और एग्जाम में आप देखेंगे 10 क्वेश्चन में से 7 से लेकर 8 क्वेश्चन ऐसे ही देखने मिलेंगे, संस्थापक कौन है। तो संस्थापक को हम देख लेते हैं। तो ओलिकर वंश का संस्थापक कौन है, यशोवर्मन, यशोधर्मा, ठीक है। 10 मंदसौर इनकी कैपिटल थी। कादरवक बंद का यशोमती था। बुंदेलखंड के बाकाटक का था बिंद शक्ति। नागवंश का ब्रशनाग विदिशा। गुर्जर प्रतिहार का था हरिश्चंद्र या नागभट्ट प्रथम उज्जैन। ग्वालियर का परवर्ती प्रतिहार का कौन था, नटुल। खानदेश का आम्बीर वंश का था ईश्वर सेन। और यज्ञपाल का था चहाड़देव। कलचुरी का था बामराज या कोकल फर्स्ट भी बोलते हैं। चंदेल का था नन्नोक या चंद्रवर्मा। परमार का कृष्णराज या फिर उपेंद्र। मालवा का गोरी वंश का दिलावर गोरी खां, मांडू कैपिटल होती है। मालवा खिंजी वंश का था महमूद खिलजी फर्स्ट, मांडू कैपिटल। तोमर वंश का था वीर सिंह देव, ग्वालियर। कच्छवाहा का था लक्ष्मण या फिर बजदामन, मुरैना। गढ़ा राजगौड़ वंश का था यादव राय या जादू राय, गढ़ा मंडला रामपुर। देवगढ़ के गौड़ राज्य का था राजा जाटवा, देवगढ़ छिंदवाड़ा। होलकर वंश का था मल्हार राव होलकर, इंदौर महोशर। सिंधिया का राणोजी सिंधिया, उज्जैन ग्वालियर। तो जब राणोजी सिंधिया जो होते हैं ना, वो सिंधिया वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। लेकिन सिंधिया वंश की जो स्थापना ग्वालियर में होती है, वो होते हैं माधवराव सिंधिया, मल्हार माधवराव सिंधिया, ठीक है। पवार वंश का संस्थापक कौन होता है, तो उदाजी पवार, ठीक है। उदाजी पवार होते हैं। सॉरी, जो सिंधिया का ग्वालियर में करते हैं, तो सिंधिया का ग्वालियर में कौन करते हैं आपके, तो राणोजी सिंधिया करते हैं सिंधिया वंश की। और ग्वालियर में कौन करते हैं, तो महादजी सिंधिया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। पवार वंश का कौन है, उदाजी पवार। आनंद पवार धार। तुकोजी का है तुकोजी प्रथम। देवास बड़ी पंथी। जीवाजी जो होते छोटी पंथी देवास की। भोपाल रियासत का होता है दोस्त मोहम्मद खान, जो कि औरंगजेब का सेनापति होते हैं। रामतनु पांडे के बारे में लिखा। रामतनु पांडे, जिनका तानसेन नाम होता है। दौलत खान शेरशाह सूरी का पुत्र होता है। रामचंद्र रीवा के महाराज होते हैं। और मुगल सम्राट अकबर मतलब इनको राज्याश्रय देते हैं। अकबर का अथवा गुरु मोहम्मद गौस खां के कहने पर इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदल कर क्या करते हैं, अता अली खान करते हैं। ये क्या करते हैं, मियाँ का मल्हार इनकी रचना होती है। दरबारी कान्हाड़ा, मियाँ की सारंग आदि रागों का आविष्कार करते हैं। ध्रुपद गायन में पारंगत होते हैं। दीपक राग, लाग मल्हार, मेघ मल्हार आदि में महारत होती है। अकबर इन्हें कंठाभरण, वाणी विलास की और मियाँ की उपाधि देते हैं। पुत्र होता है तानतरंग खां, सूरत सेन, बिलास खां संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप देखने को मिलता है। तो यह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज़ इधर रिपीट रहती है, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। बाकी आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जितनी भी पढ़ाई करी है वह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको यह श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं
तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ में इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे एप्रिसिएशन के लिए, हमें सराहित करने के लिए कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा सकारात्मक कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।